बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशा अदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर नाज़रीन। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। और सबसे पहले आपको हम बताएं कि आज है माफ़ करने का दिन। तो आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं या किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो मौके को गनीमत जानिए और उसे माफ़ कर दीजिए। आज इसका आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और गलतियां किससे नहीं होती, क्योंकि हम खताओं का पुतला हैं, इंसान हैं, तो गलती कर बैठते हैं। लेकिन गलतियों को माफ़ कर देना, जो दूसरों की गलतियां माफ़ कर देता है, अल्लाह ताला उनकी गलतियां भी माफ़ फरमाएगा। तो आज आलमी दिन इसका मनाया जा रहा है, माफ़ी मांगने का। अगर आपने कोई गलत काम किया है, किसी के साथ कुछ आपने ऐसी बात कह दी है जो उसे तकलीफ पहुँचाती है, तो वो आप उससे माफ़ी मांग लें और मामले को रफा दफा कर दें। बजाय इसके कि आप दिलों में कदूरतें रखें, बजाय इसके कि आप दिलों में बुग़्ज़ रखें, आपको आज के दिन माफ़ करें। और वैसे भी बड़ा इंसान वही होता है जो गलती पर डिटाई के बजाय उसको तस्लीम करे और दुरुस्त करने की कोशिश करे और उसे माफ़ कर दे। या अगर आप ख़ुद ये गलती कर बैठे हैं तो दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। गलती तस्लीम करके माफ़ी मांगना और सामने वाले को माफ़ कर देना इंसान की अज़मत की दलील है। आपके कद को और बढ़ा देता है, आपके मर्तबे को बढ़ा दे। अच्छा, वैसे ये एक मुश्किल अमर है अपनी गलती को तस्लीम कर लेना। बहुत सारे लोग ढिठाई पर होते हैं और वो अपनी गलती को मानते ही नहीं है। दरगुजर कर जाना, मुआफ़ कर देना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आप करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब तक इंसान ज़िंदा होता है तो हम उसे माफ़ नहीं करना चाहते होते हैं। रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, दिलों में कदूरतें और बुग़्ज़ आ जाता है। लेकिन जब वही शख्स मर जाता है तो हम फूल लिए उसकी कब्र पर पहुँच जाते हैं, उसके घर पर पहुँच जाते हैं। किसी के जाने का इंतज़ार ना करें, बिल्कुल किसी के जाने का इंतज़ार ना करें, बल्कि उससे पहले ही रिश्तों को जोड़ लें। और अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाता है और यही हमारे इस्लाम ने भी दर्स दिया है। तो आज का दिन ये माफ़ी मांगने का दिन है, माफ़ कर देने का दिन है। अल्लाह ताला भी फरमाते तुम लोगों को माफ़ करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। तो अगर आप लोगों को माफ़ करते हैं तो फिर आपकी अपनी इतनी कोताहियाँ, गलतियाँ जो आप हकूकुल्लाह के उस पर कर जाते हैं, वो आपकी माफ़ कर दी जाएंगी। और अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि जो हकूकुल इबाद हैं वो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे, वो आपको इंसानों से खुद ही उसके लिए आपको फिजिकली जाके थोड़ी मांगनी पड़ेगी। अपने अना को, अपने तकब्बुर को या जो इनर सेटिस्फेक्शन है उसको थोड़ी देर साइड पे रख दें और माफ़ी मांग लीजिए, बड़ेपन का मुजाहरा कीजिए। और फिर वही बात कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आपके गुनाहों पे माफ़ किया जाए अल्लाह ताला की तरफ से, तो उसके लिए फिर दूसरों को माफ़ करना सीखिए। तो आज आलमी दिन है, इस मौके का फ़ायदा उठाइए और या तो माफ़ी मांग लीजिए या फिर किसी को माफ़ करना है तो उसे माफ़ कर दीजिए। हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की नाज़रीन। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में महंगाई की, जिसमें इजाफा एक बार फिर से हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और इसमें कमी कब होगी। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में हफ्तावार महंगाई में इजाफे की जो रफ्तार है वो 0.73% बढ़ गई है। उसके बाद आपको बताएंगे दुनिया में 5 जंगें रुकवाई हैं। अमन के नोबेल इनाम का बेहतरीन उम्मीदवार मैं हूं, ये कहना है ट्रंप का। नोबेल इनाम के लिए ट्रंप इतने बेचैन क्यों हैं, आखिर इस पर तफसील से होगा तबसरा। और फिर आपको बताएंगे कि इल्म फल्कियात की रोशनी में आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, कैसा गुजरने वाला है, क्या फ़ैसले लेते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना, उनके करीब से नहीं गुजरना, ताकि आपको किसी नुकसान का सामना ना हो जाए। उसके बाद गेमिंग डिसऑर्डर पर बात होगी, या गेम के नशे का शिकार हो जाने से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर तफसील से माहिरीन की राय लेंगे, इस पर तफसील से करेंगे बात। और फिर बात करेंगे कि आपकी, मेरी, हम सब की फेवरेट चॉकलेट, यानी कि किसको चॉकलेट नहीं पसंद होगी। तो आज दुनिया भर में चॉकलेट का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो कितनी तरह की चॉकलेट होती है, कितनी चॉकलेट सालाना पूरी दुनिया में खाई जाती है, ये भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ सेहत के लिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन सी चॉकलेट सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इस पर भी बात करेंगे। अब सबसे पहले अपनी पहली स्टोरी की जानिब आ जाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की लपेट में है। कभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो कभी चीनी की कीमत को पर लग जाते हैं, कभी चिकन की कीमत बढ़ती है तो कभी गैस पर बम जो है वो आवाम पर गिराया जाता है। पाकिस्तान के जो कौमी इदारा शुमारियात है PBS, उनके मुताबिक अब जो नए माली साल के आगाज़ के साथ ही हालिया एक हफ्ते के दौरान जो मुल्क में हफ्तावार महंगाई में एक नई तेज़ी देखी जा रही है, इजाफे की लहर जो वो देखी जा रही है, उसके मुताबिक 0.73 सालाना बुनियाद पर महंगाई हो चुकी है। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मईशत, उनसे बात कर लेते हैं और साथ में साबिक चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। आपको वेलकम कहेंगे हारून साहब। हम बड़े अरसे से आशारियों की बात कर रहे थे, फिगर्स की बात कर रहे थे, बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं,
महंगाई की शरह में कमी हो रही है। हुकूमत भी मिसालें दे रही थी कि पिछले 5 साल या 7 साल की या 10 साल की कम तरीन शरह पर आ गई, लेकिन एक बार फिर से इसमें इजाफा हो रहा है। क्या वजूहत हैं? क्या हमें IMF की तरफ से जो ग्रांट्स हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं और सब अच्छे की रिपोर्ट आ रही है, सर्वेस भी अच्छे आ रहे हैं, तो हुकूमत ने सोचा यही बेहतर मौका है, एक बार फिर से इजाफा कर दिया जाए। हम देख रहे हैं पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, आलमी मार्केट में कीमतें कम हैं, यहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं, तो ये क्या वजह है? हुकूमत क्या चाहती है आवाम से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, महंगाई के जो एक बास्केट है इन्फ्लेशन की, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो वेरी करती रहती हैं। जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जो एक आम कंज्यूमर के इस रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें होती हैं। इसकी जो वजूहात है, एक तो नेचुरल फिनोमेना है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो आप शरह सूद को पहले बढ़ाते हैं ताकि लोग कम पैसा बोरो करें और कम खर्च करें। उसको हम डिमांड कंप्रेशन कहते हैं। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो जाती है। इसके बाद होता यह है, जैसे पिछले साल अभी महीनों में सूद की शरह नीचे चली गई, तो जो लोगों ने अपनी चीज़ें वगैरह खरीदने के लिए कंज्यूमर फाइनेंसिंग लेनी शुरू कर दी और डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। दूसरा इसका मेन फैक्टर जो हुकूमत का बजटरी खसारा है। जब आप बजट का आप अपने खराजात कम नहीं करते, आप लोगों से एक्सट्रैक्ट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू। आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, आपने लेवीज लगा दी अभी कार्बन की, सेल्स टैक्स को ट्वीक कर दिया। ये एक इन्फ्लेशन टैक्स कहलाता है कि लोगों की क्योंकि कंजम्पशन पावर इरोड हो जाती है उसमें। तीसरा फैक्टर जो है वो ये है कि हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट मुल्क हैं। तो कोई भी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर जो ही महंगा होता है तो उसकी कीमत यहाँ पास ऑन कर दी जाती है कंज्यूमर को। और आखिरी ये है कि हमारा मंडियों का सिस्टम जो है वो बहुत फरसूदा है और उसकी रेगुलेटरी सिस्टम कमज़ोर है। वहाँ पर बहुत से मिडलमैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मार्जिन्स कमाते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं। तो उसमें हुकूमत जो है, ये लोकल गवर्नमेंट का काम होता है जो हमारी नहीं है। इन वजूहात से दोबारा से चीजें महंगी होना लेकिन दिखाई हारून दे रही शरीफ हैं। साहब, एक और चीज़ भी कि जो बहुत ही कम आमदन वाला तबका है उसके लिए महंगाई की शरह ज़्यादा है, और जो ज़्यादा अच्छी सैलरियां लेने वाला तबका है या ज़्यादा अमीर या मिडिल क्लास या उससे ऊपर के की क्लास है, उनके लिए महंगाई की शरह कम है। क्योंकि इम्पोर्टेड जो चीज़ें हैं जिनकी बात आप भी कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में चंद हज़ार रुपए कमाने वाला इंसान तो नहीं खरीद सकता। तो ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर काश्त हो रही अशिया हैं या फिर हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाली अशिया हैं, उनकी कीमतों की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हम देखते हैं अगर चार चीज़ों की कीमतें नीचे आई हैं तो 27 चीज़ों की कीमतें ऊपर चली गई हैं। इसकी वजूहत क्या है? जो पाकिस्तान के अंदर बन रहा है या पैदावार जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसके ऊपर तो महंगाई नहीं होनी चाहिए, वो उस पर तो आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। तो अगर गवर्नमेंट इस पर भी आवाम को रिलीफ नहीं देगी तो फिर कब और कैसे दिया जाएगा आवाम की जानिब से? ये दुहाइयाँ जो है वो कब रुकेंगी? जी, ये आपकी जो है बिल्कुल बात में वजन है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊं कि जो हमारा अशराफिया है, जिसको आप अपर मिडिल क्लास या अमीर तबका कह रही हैं, वो लग्जरी आइटम्स को यूज़ करता है। लेकिन जो एक आम आदमी है उसने तेल को, पेट्रोल को तो यूज़ करना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम इस वक्त तो शुगर और गंदम भी इम्पोर्ट करते हैं, वो भी हर एक को चाहिए होती है। तो एक तो ये फैक्टर रखेंगे, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करता जितनी हमारी आबादी है। तो प्रोडक्शन बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, वरना हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे। दूसरी चीज़ जो हमें सवालिया निशान ये है कि ये जो बजट्स हैं या टैक्सेशन है या हुकूमत के मैयज़ हैं, वो उनका नेक्सस आम आदमी से कम है, एक ख़ास तबके से ज़्यादा क्यों है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी रूलिंग एलीट है वो क्योंकि पावर की तरफ ज़्यादा देखती है ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ। अगर वो ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ देखें तो आम तबके की तरफ रिसोर्सेज को डाइवर्ट करें। आप देखते हैं कि डेवलपमेंट बजट जो है वो
सड़कें मोटरवेज बनाने पे लगता है, पुल बनाने पे, हेडलाइंस जहाँ बनाने पे कारोबार- ज़्यादा फोकस है, ठीक कह रहे हैं हारून साहब। लेकिन अब इन ट्रेंड्स को देखते हुए, हुकूमत का माइंडसेट देखते हुए, खासतौर पे हमारे जो वजीर ख़जाना है वो भी टेक्नोक्रेट तो है लेकिन अवामी लीडर तो नहीं है, तो उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता पॉलिसीज़ बनाते हुए। और साथ में ये भी एक जवाज़ होता है, उज़र होता है कि जी IMF की शराइत है, हमारी मजबूरी है। आने वाले दिनों में अवाम मज़ीद महंगाई के लिए तैयार रहे या फिर कुछ बेहतरी की तवक्को की जा सकती है, या फिर अमूमी तौर पे जो होता है इलेक्शन से पहले सब अच्छा की रिपोर्ट हो जाती है और उससे पहले महंगाई का एक तूफान जिसका सामना आवाम को होता है। क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? ये मुश्किल साल है, खास तौर पे जो लोग गुर्बत की सतह पे और नीचे हैं, जो लोग फिक्स्ड इनकम है, उनकी इनकम इरोड हो रही है, वो उनके लिए यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन बिल्स, हेल्थ बिल्स पे करना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत को अब ये देखना पड़ेगा कि जो आपने इलेक्शन साइकिल की बात की कि जो ट्रेडिशनल MNAs की स्कीम्स हैं और ट्राइंग टू बाय वोट्स, मुझे नहीं लगता कि अगले इलेक्शंस में ये बिकेगा। लोगों के ऊपर इस वक्त मुश्किलात ज्यादा हैं और हुकूमत अगर थोड़ी सी सेंसिबल हो तो वो इस तरफ तवज्जो दे कि लोगों की बेहतरी कैसे की जा सके। तो फिर हारून शरीफ साहब, जो आशारिये हम जिनकी बात कर रहे थे पिछले कुछ अरसे से कि मस्बत हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ गामजन है, अब लगता यूँ है कि वो तमाम आशारिये, वो तमाम मुस्बत रास्ते अब फेक थे, वो सिर्फ ख़बरों की जीनत बनाने के लिए ख़ुद को किया जा रहा था, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और आने वाले दिनों में जिस तरह आप कह रहे हैं कि मज़ीद वर्स्ट हो जाएगा, ये साल बहुत मुश्किलात का शिकार रहेगा अवाम के लिए, क़ुव्वत ख़रीद पहले ही कम हो चुकी है, मज़ीद आने वाले दिनों में ख़त्म होकर रह जाएगी। तो फिर उन आशारियों को, उन मस्बत रवैयों को जो दुरुस्त रास्ते पर गामजन हो चुके थे, उनको किस तरह से लिया जाए? सिर्फ हेडलाइंस थी, खबरें थी? नहीं, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो यकीनन बेहतर हुए हैं। हुकूमत के रिजर्व्स बढ़े हैं, शरह सूद नीचे आई है, हुकूमत का कर्ज वापस करने के पैसे कम हुए थोड़े से। लेकिन ये आपको दो चीजें समझनी है आसान अल्फाज में। एक, हुकूमत की इकॉनमी है वो बेहतर हो गई है क्योंकि वो अपने बिल पे कर सकती है, एक्सटर्नल पेमेंट्स कर सकती है, उन्होंने लोगों पे टैक्स लगा के अपने खर्चे पूरे कर लिए। एक लोगों की इकॉनमी है जहां उनको डिग्निफाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जहां उनको अपनी कंजम्पशन पावर जो इरोड हो रही है उसको रोकना है। इस वक्त जो हमारा फोकस है, हुकूमत की इकॉनमी तो बेहतर हुई है, लेकिन लोगों को अगर आपने बेहतर करना है तो आपको बड़ी ड्रास्टिक तब्दीलियां अपनी पॉलिसी और लिविंग पैटर्न्स के अंदर लानी पड़ेगी। अच्छा हारून साहब, एटलीस्ट जो हुकूमत कर सकती है वो इरेगुलरिटीज़ को तो कम से कम कम किया जाए। जो नर्ख या जो प्राइस लिस्ट हुकूमत की तरफ से जारी किए जाते हैं उस पर ही चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। यहाँ पे तो पहले ही महंगाई का सामना होता है, उसके बाद जब वो ब्लैक में चीज़ें बिकती हैं, आम ज़रूरत की जो अशिया ज़रूरिया वो भी यहाँ पे सही हुकूमती प्राइसेस पे हमें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो अगर इसको ही कंट्रोल कर लिया जाए तो कितना फ़र्क पड़ सकता है, आवाम की ज़िंदगी में आसानी कितनी लाई जा सकती है? जी, इसका यकीनन एक सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा और हमने एक दफा कैलकुलेट किया था 20 से 25% तक चला जाता है, क्योंकि हमारा मंडियों का रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है। अभी भी हम अंग्रेज के ज़माने का एक असिस्टेंट कमिश्नर जाता है या जाती हैं, अपनी कार में तस्वीर खिंचाते हैं, लोगों को जुर्माने करते हैं। आजकल के मॉडर्न ज़माने में आप टेक्नोलॉजी के थ्रू, एक ऐप के थ्रू सारी प्राइसेस रोजाना दे सकते हैं, और अगर कोई दुकानदार ऊपर बेच रहा हो, आप एक कंप्लेंट सेल पे भेजिए ताकि वह एक्शन लिया जाए। ये जो दिखावे की और पुरानी है कि जी हम कोई पेटर्नेज दे रहे हैं, इसको तोड़ के एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड मार्केट की रेगुलेशन की जरूरत है, जिसमें लोगों को इंफॉर्मेशन हर आधे घंटे बाद प्रोवाइड की जाती है दुनिया में। उससे किसान जो है अपनी इनपुट खरीद सकता है, हमें सब्जियां, फ्रूट, गोश्त की कीमतों का अंदाजा रहता है किस शहर में क्या है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन पार्क ऑफ इन्वेस्टमेंट और माहिर मईशत। आशारिये बेहतर हो रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ भी आएगी कि जो ज़रूरी अशिया हैं, जो ज़रूरत के लिए इम्पॉर्टेंट है इंसानी ज़िंदगी के लिए, उनके ऊपर कुछ उनके नर्ख कम किए जाएँ ताकि जो आवाम है उनकी जो दुहाइयाँ हैं उनमें कुछ कमी लाई जा सके, उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। क्योंकि बिजली के बिल हो जाए, गैस के बिल हो जाए, पेट्रोल हो जाए, ज़रूरत की अशिया हैं जो कि इस वक्त महंगी हो चुकी हैं और आवाम
आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नाज़रीन पेरिस की, जहां पे एक सदी के बाद फाइनली शहरियों और सयाहों को दरियाए सेन में नहाने की इजाजत मिल गई है और वहां पे सफाई का काम भी हुआ है जी। उनको ख्याल आ गया दरियाए सेन का पानी जो है आलूदा होने की वजह से हुकूमत की जानिब से 1923 में शहरियों के नहाने पर पाबंदी आयद की गई थी। इंतजामिया ने तकरीबन 1.4 बिलियन यूरो की लागत से इस दरिया की सफाई के काम को मुकम्मल किया है। और हमारे यहाँ जब दरिया गंदे हो जाते तो उनको साफ करने का सोचा नहीं जाता, लेकिन बड़ा एहसन याद आ गई अभी खबर अताबाद देखी, जहाँ पे अपनी जगहों को, झीलों को, दरियाओं को, समुद्र को गंदा करने के लिए पूरी जी जान की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन चलें, अच्छा है कि वहाँ पे ख्याल आ गया इतने सालों के बाद और 3 मकाम को तैराकी के लिए खोल भी दिया गया है। लोग अब जाहिर बात है इसको एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक के लिए। अच्छा, लोग वाकई एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अब ये साफ हो चुका है। रवां साल अगस्त के आखिर तक दरिया में मुकर्रर करदा जो औकात हैं उनमें 10 या 14 साल से कम उम्र अफराद भी दरिया के मुफ्त मज़े ले सकेंगे। और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बच्चे बड़े सब जो है वो लाइफ गार्ड्स की मौजूदगी में वहाँ पर तैराकी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये दरियाए सेन के पेरिस ओलंपिक्स 2024 मुकाबलों में भी नुमाया रहा है और अब भी ये उसके अंदर नुमाया हैसियत इख्तियार कर चुका है। बड़ा मशहूर वहाँ का दरिया है और शदीद बारिश के बायस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने के मुकाबले मौखर भी कर दिए गए थे। तो अब फाइनली 1.2 बिलियन डॉलर्स की लागत से इसे साफ किया गया और लोगों के लिए नहाने के लिए भी इसे खोल दिया। अच्छा, तो अब ये आप समझ लीजिए कि पेरिस के अंदर भी लोग नहर के अंदर नहाते हैं और जो दरियाए सेन है वो वहाँ पर खोल दिया जाने के बाद अब लोग एंजॉय लाहौर की नहर है। बिल्कुल, हमारे लाहौर की नहर में भी लोग इस तरह से नहाते हैं, लेकिन उसकी सफाई कभी नहीं हुई, वो चलते हुए साफ हो जाती है। बिल्कुल जी। अब हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सदर ट्रंप आखिर नोबेल इनाम के इतने हकदार अपने उतावले क्यों हो रहे हैं, क्यों वो इतने उतावले हैं, इस पर बात होगी तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक और बात कर लेते हैं अमरीकी सदर की। और सदर ट्रंप ने रियासत आयवा में यौम आज़ादी की तकरीब में गुफ्तगू की खिताब किया और दुनिया में 5 ममालिक के दरमियान जंगें रुकवाने का दावा भी एक बार फिर से कर डाला है। बिल्कुल, हालांकि उनका ये अमेरिका की अपनी आज़ादी का दिन था और आज़ादी के जश्न में अपने मुल्क की बात करनी चाहिए और बात करनी चाहिए कि आप मुल्क के लिए क्या करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इतने खुदी में मगन थे कि वो कुछ और कह ही नहीं पाए हैं। तो आइए सुनते हैं पहले उन्होंने क्या कहा। उनके लग ये रहा है कि ये अमेरिका का 250वां यौम आज़ादी नहीं है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का हैप्पी बर्थडे हो रहा है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो अपनी खुदी से बाहर ही नहीं आ रहे हैं और वो कहते हैं कि ये किसी उस्ताद को दे देंगे, किसी स्कूल टीचर को दे देंगे नोबेल इनाम, लेकिन ट्रंप को नहीं देंगे। तो आखिर इतने बेकरार क्यों हैं नोबेल इनाम हासिल करने के लिए। और वो कहते हैं साथ ही कि जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकवा के बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया, क्योंकि दोनों एटमी ताकत मुल्क थे और ये बहुत बड़ी जंग हो सकती थी। बहुत दावे हैं उनके जंगे रुकवाने के लिए। चुगताई साहब को ले लेते हैं लाइन पे और सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, आपको वेलकम करेंगे। चुगताई साहब, पाकिस्तान मॉर्निंग में ये क्या मामला है, हर चीज़ में इतना ज़्यादा शिद्दत से क्यों याद आ रहा है नोबेल अमन प्राइज़? वो कहते हैं किसी अननोन टीचर को, प्रोफेसर को ये नोबेल प्राइज़ दे दिया जाएगा, लेकिन मुझे देने को ये तैयार नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वो तो डिज़र्व करते हैं? दूसरा, खुद से ही अपनी तारीफ़ें करना, खुद से अपनी जो ट्वीट थी 6 बार उन्होंने तस्करा कर दिया नोबेल प्राइज़ का, तो ये तरीका अमेरिकी सदर को ज़ेब देता है? थैंक यू। असल में बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस टेन्योर में भी और पिछले टेन्योर में भी अपनी ज़ात के कैदी थे। कहते हैं ज़ात के हिसार में रहते थे, ज़ात के कैदी थे। उनको हमेशा ये लगता है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। उनको लगता है कि उनसे बड़ा अमन कायम करने वाला कोई नहीं है। लेकिन पिछले दौर में भी बड़ा मुख्तलिफ रहा, इस दौर में भी बड़ा मुख्तलिफ रहा सूरत हाल। इस दौर में तो हद हो गई। देखिए, जो ट्रम्प जो अवार्ड की कमेटी है वो नॉर्वे में बैठती है, वो एक अलग इंडिपेंडेंट लोग हैं, बिल्कुल गैर वाबस्ता लोग हैं और उनको कुछ गाइडलाइंस हैं उनके पास कि अमन कायम किया हो, इंसानी हुकूक़ के लिए काम किया हो, लोगों के लिए काम किया हो, लोगों को मुसीबत से और कहीं और से निकाला हो। इन्होंने तो लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। फिर ये कैसे दावा करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि पिछले दौर के मुकाबले में इस दौर में उनकी अहलिया से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये फ़र्क लगा आपको? हाथ में हाथ, हाँ, ये मुझे फ़र्क लगा है बहुत बड़ा। लेकिन बाकी फ़र्क जो है वो जो हम थिंक टैंक में बैठते हैं, बात करते हैं, तो जो विद इन कंट्री, पहले मुल्क की बात कर लें कि विद इन कंट्री जो
सूरत हाल है वो उन्होंने ख़राब की है। इमिग्रेशन लॉज जो लाए हैं वो, उससे इंसानी हकूक़ की बुनियादी खिलाफ वर्जी हुई है। अमेरिकी कवानीन को तोड़ा है उन्होंने, अमेरिकी लॉज को तोड़ा है उन्होंने, जो बाइडन को गालियां दे देकर। कहते हैं 2.1 मिलियन लोग बाहर से आए हैं जो मुजरिम थे। हाउ कैन यू डिक्लेयर एनीवन अ मुजरिम? तो एक तो मसला ये है, पर दूसरा ये मसला कि उन्होंने जो एक स्वीपिंग राइट्स दिए थे इसराइल को कि गो एंड फिनिश गजा, गजा जल्दी जाओ, गजा का काम तमाम करो, क्योंकि हम जो हैं वो वहाँ एक बस्ती बनाएंगे जिसपे फलस्तीनी नहीं होंगे। चुगताई साहब, यही तो सारी बातें हैं जिसकी वजह से शायद कमेटी भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज़ के हकदार नहीं है, वो नोबेल अमन इनाम के हकदार नहीं ठहराए जा सकते। उनको खुद भी शायद ये खदशात मौजूद है उनके अपने दिल में भी कि उनको शायद इसके लिए नॉमिनेट ना किया जाए। यही वजह है कि वो बार बार ये कहते हैं कि किसी प्रोफेसर को दे दिया जाएगा ये इनाम, ये नोबेल इनाम, लेकिन मुझे नहीं दिया जाएगा। और शरपसंदी में अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब सबसे आगे हैं और सारी जंगें शुरू करवाने वाले भी वही हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात वो करते हैं तो इसके अंदर भी हवा जो है वो उन्हीं की जानिब से दी गई थी और इंडिया को थपकी दी गई थी कि जाओ, लेकिन हदूद के अंदर रहते रहते आप लोग जो करना चाहते हैं वो करके आ जाएं। और उसके बाद फिर अब उनका पल्ला झाड़ कर साइड पर हो जाने वाला तरीक़ाकार लगता है कि इसके ऊपर उनको नॉमिनेट किया जाएगा या उनको नोबेल इनाम मिल सकता है। नहीं, ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर जो है वो आर्जी है, परमानेंट नहीं है। कोई ऐसा मामला जो परमानेंट हो उसको हम कहते हैं पीस मेकिंग है। ये परमानेंट नहीं है। ऐसी ईरान पर जो आपने किया है उस पर दोबारा करेंगे आप, इसराइल भी दोबारा करेगा। गज़ा में जो आप कर रहे हैं वो आप किस हद तक जाएंगे, वहाँ तो आपको बचा भी नहीं जिंदा शायद। अब तब आपकी नई कॉलोनी की भेड़ चढ़ गए। तो ये बहुत सी बातें आती हैं सामने। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी। जो नॉर्वे की जो कमेटी है, नोबेल कमेटी, वो मेरे ख्याल है कभी उसको अवार्ड नहीं देगी। और अब तक जो मैंने दोस्तों से बात की है जो इस सिलसिले को जानते हैं, उनका कहना है कोई रास्ता ही नहीं है। पाकिस्तान ने अगर नोटिफाई कर दिया है, पाकिस्तान ने अगर नॉमिनेट कर दिया है तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले भी एक मुल्क था उसे नॉमिनेट किया था, तब भी रिजेक्ट हो गए थे ये तो, और ओबामा को मिल गया था जी। इनको जो ज्यादा तकलीफ है तो ये ओबामा को मिल गया, मुझे नहीं मिला। लेकिन अभी जिन चीज़ों की चुगताई साहब आप भी निशानदेही कर रहे हैं जिसमें मुसलसल वायलेशंस हम देख रहे हैं, अभी ईरान और इजराइल की जंग के अंदर भी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर इसे शुरू किया गया। इजराइल के फ़लस्तीन के ऊपर मजालिम पूरी दुनिया के सामने, जिस तरह से अमेरिका उसको सपोर्ट भी कर रहा है, फिर कनाडा को अपने अंदर जम करने की बातें, जो उनके इवन करीबी दोस्त भी हैं वो भी उनसे नाला दिखाई देते हैं। उनके वोटर्स भी शायद ये वोट देकर पछता रहे हैं। तो नोबेल का अमन प्राइज़ मिलना तो दूर की बात, आपको लगता है कि उनके लिए एक बड़ा चैलेंज अपने टेन्योर को पूरा करना भी होगा और उनका सबसे करीबी साथी इलॉन मस्क, जिसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की उनके इंतखाबात के ऊपर, वो भी अब नई पार्टी बनाने का सोच रहा है। तो आपको लगता है कि उनको सियासी महाज पर भी एक बड़े चैलेंज का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा? नोबेल इनाम तो मिलना दूर की बात। देखिए, सेनेट में जो ये बिल आया था ना, बिग एंड ब्यूटीफुल जी, इसकी हिमायत में 50-50 वोट आए थे, इक्वल हो गया था। तो चेयरमैन जो थे उनके, जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, जो बहुत कम होता है, जेडी वेंस कास्ट किया, तो 51 किया उनको। अभी जो हाउस में हुआ है, हाउस में भी सिर्फ 2 का फर्क है। रिपब्लिकन ने फ्लोर क्रॉस किया है, हालांकि वहाँ कोई लॉ नहीं है इस तरह का इसके खिलाफ, जैसे कि हमारे यहाँ है। उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है, अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट दिया, उन्होंने बिल के खिलाफ वोट दिया है, मॉनेटरी बिल के खिलाफ। तो 2 हाउस में थे। तो एक तो बहुत इम्पोर्टेंट वो है जिन्होंने फाइनेंस, वो जिनको आगे बढ़ाया, पूरी कैंपेन लॉन्च की, पूरे मुल्क पे घुमा हुआ बंदा, और वो बंदा जो है उसने इनके लिए रास्ते बनाए कामयाबी के व्हाइट हाउस तक जाने के लिए। और उसके बाद झगड़ा हो गया, उसका उसूली झगड़ा है कि आपका ये बिल जो है ब्यूटीफुल बिल
ये इंतहाई अगली है और आवाम के लिए नुकसानदेह होगा। दुरुस्त। अच्छा चुगताई साहब, जो सूरत हाल बन चुकी हुई है, जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि इस वक्त नाराज़गी तो अमेरिका के अंदर भी कांग्रेस से भी मोल ले चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। अगर मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं तो आपको क्या लगता है कि मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ क्या होगा? मिड टर्म में डिपेंड करता है कि किस इलाके में हो रहे हैं। असल में यूनाइटेड स्टेट्स जो है बहुत ही डिफरेंट कंट्री है। वहाँ स्टेट बटी हुई हैं, कोई ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक स्टेट है, कोई डेमोक्रेटिक ट्रेडिशनली ट्रम्प की स्टेट है। पिछले इंतखाबात में ये होता स्टेट गई थी मिशिगन वगैरह, जिसकी वजह से नुकसान हुआ और ट्रम्प साहब जीत गए। इस बार क्या होगा? इस बार देखें जो इनकी मकबूलियत वो कम हो रही है, जो इनकी जो कहते हैं रेटिंग वो नीचे आ रही है, अच्छी खासी नीचे आई है, 48 से भी नीचे आ गई है। तो ये तो उनके साथ कभी नहीं हुआ था। इनको गलबन एहसास भी होगा, लेकिन उस एहसास को छुपाने के लिए ये और एग्रेसिव हो रहे हैं। ये इन्होंने कल कह दिया ब्रिक्स के समिट ने एक बहुत तगड़ा पास किया रेजोल्यूशन, जो टैरिफ है या टैरिफ पॉलिसी, वो दुनिया की मईशत के खिलाफ है। और उस पर इन्होंने जवाब दे दिया सोचे समझे बगैर, पॉलिसी तय किए बगैर कि मुखालफत कर रहे हैं ब्रिक्स कंट्री, हम उन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। तो ये तो उनका रवैया है, ओवरऑल रवैया है। अभी तक कांग्रेस ने कोई बिल पास नहीं किया, कांग्रेस ने कोई और तमाम फैसले खुद कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से के जरिए फैसले कर रहे हैं। तकरीबन आमरीत की शक्ल है अमेरिका में। और डोनाल्ड ट्रंप साहब लगता यूँ है कि सठिया से गए हैं, क्योंकि वो सारे फैसले खुद ही करना शुरू हो चुके हैं और नोबेल इनाम के लिए भी खुद को खुद ही उन्होंने सेलेक्ट भी कर लिया है और लगता ही है कि वो नोबेल इनाम लेकर ही रहेंगे। लेकिन अब उन्हें ये इनाम नोबेल इनाम मिलता है या नहीं मिलता है, पीस मेकर के तौर पर वो सामने आते हैं कि नहीं आते हैं, ये एक सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके लिए वो बड़े ही इस वक्त बेचैन नजर आते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात जद्दा की, जहाँ पे टीम लैब बॉर्डरलेस म्यूजियम का साल मुकम्मल हुआ है नाज़रीन, जहाँ दिलचस्प आर्ट दिखाया जाता है और इस बार भी दिखाया गया। और एक साल बाद भी जद्दा में टीम लैब बॉर्डरलेस लोगों को अपनी जानिब खींच रहा है, जहां डिजिटल आर्ट हरकत, रोशनी और मौसम के साथ रद्द-ए-अमल देता है। और सऊदी अरब के पहले मुस्तकिल डिजिटल आर्ट म्यूज़ियम के तौर पर इसने 25 से ज़्यादा ममालिक से आने वाले मेहमानों का खैर मकदम किया है। तो ख़ास तौर पर नौजवानों और फ़न से दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये एक बड़ा ही दिलचस्प मकाम है। और किस तरह से ये खूबसूरत रंगीनियाँ, ये रोशनियाँ निकलती हैं और एक समा बांध देती हैं, यकीनी तौर पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जदीद और खूबसूरत ये आर्ट है, देखने से ताल्लुक़ रखता है और लगता है किसी ने हाथ से किसी मुसव्विर ने पेंटिंग की हुई है। तो ये जदीद फ़न से राब्ते के नए तरीके मुतारिफ करवाने का एक तरीका है। ये म्यूज़ियम एक ऐसा सकाफती मरकज़ भी है नाज़रीन, जहाँ जदीद फ़न को देखने और समझने के नए तरीके दिखाए जाते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और यहाँ मौजूद इंटरेक्टिव आर्ट वर्क्स लोगों की हरकत पर रद्द-ए-अमल देते हैं और वक्त के साथ बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से हर बार का तजुर्बा मुख्तलिफ होता है, जो म्यूज़ियम को बहुत सी इंस्टॉलेशंस कुदरती तरतीब की अक्कास भी करता है। तो इसके लिए जो भी जब जाता है वहाँ पर तो उसको एक मुनफरद किस्म का एक्सपोजर मिलता है, मुनफरद चीज़ें देखने को मिलती हैं और हर बार का विज़िट जो है उसका दिलचस्प होता है। और इस तरह जो ये लाइब्रेरी जो ये म्यूज़ियम आर्ट दिखाया जा रहा है पाकिस्तान में, इस तरह की बहुत फुकदान है इन चीज़ों का। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि इस तरह की रोशनियाँ, इस तरह की रंगीनियाँ यहाँ पर भी दिखाई जा सके। बहरहाल जद्दा में इस आर्ट का मुजाहरा किया गया और इसको लोगों ने बेहद पसंद किया। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात करते हैं एक तरफा जंगबंदी की बातें, तो दूसरी तरफ गज़ा पर इजरायली फ़ौज के वहशियाना हमलों में भी तेज़ी आ चुकी है। अब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इंदिया दिया है कि वो गज़ा में जंगबंदी पर यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं और वो तैयार हो भी चुके थे। इसराइल का जो इजरायली वफ़द था वो कतर भेजा भी गया, पहुँच भी गया, लेकिन जो मुज़ाकरात हुए वो अब खबरें ये आ रही हैं कि बेनतीजा ख़त्म हो चुके हैं। हमास की शराइत मानने के लिए इसराइल और नेतन्याहू तैयार नहीं
नहीं है। हमारे साथ मंसूर जाफ़र साहब मौजूद हैं, माहिर मशरिक़ वस्ता अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे मंसूर जाफ़र साहब आपको। मंसूर जाफ़र साहब, हम देख रहे थे कि जंग बंदी के लिए जो शराइत आयद की गई थी, इसराइल तो उससे पहले ही तैयार नहीं था, जो हमास की जानिब से शराइत रखी जा रही थी। जिन शराइत पर इसराइल चाहता है जंग बंदी, हमास को वो काबिल कबूल नहीं है, गजा के अवाम को काबिल कबूल नहीं है, तो फिर ये जंग बंदी के लिए जो मुज़ाकरात हो रहे थे, ये तो लगता यूँ ही था एक तरफा मुज़ाकरात हैं, और अभी हम ये खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। क्या खबरें हैं इस हवाले से? जी, इसमें कोई शक नहीं जी। जिस वफद को, यानी मैं कहूँगा जिस बेख्तियार वफद को दोहा भेजा गया था इसराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से, उसके मौजूद होते हुए वहाँ सीन पे यही आप तवक्को कर सकते थे, क्योंकि असल जो फ़ैसला है इस मुज़ाकरात के हवाले से या हमास की शराइत या ओवरऑल फायरबंदी के हवाले से, वो तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर करना है। और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जिसे कहना चाहिए वो आमतौर पे होता है ना, स्कूल में, कॉलेज में जब बस पे सवार होते थे तो अपना बस्ता फेंक देते थे सीट पे, तो इन्होंने वो सीट पर एक अपना बस्ता फेंक दिया था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात करने वाली या उनकी मंजूरी देने वाली अथॉरिटी जो है वो इस वक्त वाशिंगटन में आपस में इस मोड पर डिस्कशन कर रही है। तो माजी में भी यही हुआ कि इनके यहाँ जो भी मुज़ाकरात आते रहे, उनके पास कोई फुल मैंडेट नहीं होता था, वो सिर्फ और सिर्फ एक डाकखाने का काम करते थे। और इससे पहले इसराइल और ख़ासतौर पर नेतन्याहू तो खुद इस बात का इनकार कर चुके थे कि हमास की तरफ से जो भी तरामीम की गई थी, बुनियादी तौर पे हमास ने वो तजावीज़ नहीं दी, उनकी तरफ से पेश करदा तजावीज़ में तरमीम की थी कि इनमें ये चीज़ें भी शामिल कर ली जाए। तो उस पर भी एक लिहाज से इसराइल और नेतन्याहू जो है वो तैयार नहीं है। और मुज़ाकरात से पहले जो एक मंजरनामा वहाँ डेवलप होता है ना, वो अभी भी वही है, क्योंकि जो स्मोत्रिच है वो एक धमकी अमेज़ बयानात के ज़रिए नेतन्याहू को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो जाएं। फिर इसी तरीके से मुज़ाकरात यहाँ पे इसराइल और इनके दरमियान हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपना ट्वीट मशीन जो है, सोशल ट्रूथ जो है, वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। ऐसी सूरत में कोई भी एक मुत्तहदा मौक़िफ़ जो है, अच्छा, ना लेकिन तो इसराइल की तरफ से सामने आता है। एक तरफ तो ये ढोंग रचाया जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन वो बाइख्तियार नहीं है जो वफ़द भेजा गया कतर, जिस तरह आप भी बता रहे हैं। दूसरी तरफ बम्बार्डमेंट भी उसी तरह से हो रही है, मज़ीद 90 फ़लस्तीनियों को, बेगुनाहों को शहीद कर दिया गया है। और जो इस वक्त अमेरिका में होने जा रहे हैं मुज़ाकरात नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दरमियान, वहाँ पे हमास की नुमाइंदगी के बगैर, फ़लस्तीन के किसी बाइख्तियार शख्स की मौजूदगी के बगैर क्या कारआमद हो सकेंगे उन मुज़ाकरात पे, या वो जो भी कंडीशंस हैं उस पर अमल दरामद हो पाएगा एक अहम फरीक के मौजूदगी के बगैर? देखिए जी, वो तो फ़लस्तीनियों को तो ओवरऑल फरीक वैसे ही नहीं मानते हैं, कुजा वो हमास, जिसको वो खुद एक दहशतगर्द तंजीम समझते हैं। और अब भी आप देखिए कि इस कदर दुनिया को धोखा दे रहे हैं अपने बयानात के ज़रिए कि हम हमास के साथ हम जो है वो हमास के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। यानी आप एक जिस तंजीम को आप दहशतगर्द कहते हैं उसके साथ बिला वास्ता मुज़ाकरात में इंगेज हैं। दुनिया को सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं, क्योंकि उनको अपने यहाँ ये सबसे बड़ा सुबकी सब का सामना करना पड़ता है जब वो कहते हैं कि आप उसी तंजीम के साथ मुज़ाकरात करके अपने कैदी छुड़वा रहे हैं जिसको आप दहशतगर्द समझते हैं। आप उसी तंजीम जिसका खात्मे के लिए आप 22 माह से मैदान जंग में हैं, उसके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो लिहाजा ये एक ढोंग बीच में रचाया जाता है कि जी हम एक थर्ड पार्टी के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। ऐसा कोई हरज नहीं, माजी में इसी नौइयत की एक्टिविटीज़ होती रही हैं। आज भी अगर अमेरिका को ईरान के हवाले से कोई मुज़ाकरात करने पड़ते हैं तो वहाँ उनका सफारत खाना नहीं है, वहाँ थर्ड एम्बेसी जो है वो उनके लिए इस काम के मदद करती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि संजीदगी हो और एक मैंडेट हो जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। मंसूर जाफ़र साहब, एक तो संजीदगी होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेट होना बहुत ज़रूरी है, जो जाकर वहाँ पर एटलीस्ट नुमाइंदगी कर रहे हैं इसराइल की, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अल जज़ीरा की रिपोर्टर है हमदा सलहूट, उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले नेतन्याहू पर सिर्फ इसराइली यरगमालियों की फैमिली और जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं ममालिक, उनकी जानिब से दबाव बढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब डायरेक्टली दबाव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका की जानिब से प्रेशर आ चुका है नेतन्याहू के ऊपर। इसलिए अब जो सीरियस किस्म के मुज़ाकरात हैं वो होने जा रहे हैं, जंगबंदी के अंदर जो अब सीरियस पेशकदमी है वो की जा रही है। लगता है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के दबाव में आ जाएगा इसराइल और इस बिहाफ पर जंगबंदी होगी? क्योंकि अगर जंगबंदी करनी ही है तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी बमबारी हो रही है उसको रुकवाते, जो भी गजा के अंदर फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं फिलफौर उनको रोका जाता और वहाँ तक इमदाद पहुँचाई जाती है एटलीस्ट। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सीरियसनेस इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर बमबारी हो रही है और यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, नेतन्याहू के दरमियान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात भी तय हुई हुई है। तो ये क्या तरीका कार है अमेरिका का भी, क्या प्रेशर में ला पाएगा इसराइल को?
देखिए जी, जहाँ तक तो इसराइल के दबाव या इसराइल के एक इन्फ्लुएंस का ताल्लुक है अमेरिका पे, तो उसकी तो मैं समझता हूँ भी रिसेंट हिस्ट्री में आपको मिसाल मिल चुकी है कि ईरान पर जब इसराइल ने हमला किया था और उसके बाद जब ईरान ने इसराइल की पिटाई लगाई, तो उसके बाद आखिरी 2 दिनों में जो वावेला, जो शोर शराबा नेतन्याहू की तरफ से किया गया कि हमें बचाइए, हमारी मदद को आइए, तो आपने देखा कि अमेरिका जो है वो तमाम तर वो मुज़ाकरात की मेज़ को छोड़ के उन्होंने अपने B-2 बम्बार जो हैं वो भेज के जी हाँ। एक बेल आउट एक फ्राहम किया इसराइल को, और इसी के नतीजे में फिर आज वहाँ पे जंगबंदी का जो है वो सीन आपको नजर आया। तो लिहाजा ये बात अज़र में नशम्स है कि इस वक्त इसराइल जो भी एक्टिविटी कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर या दुनिया भर में, उस तमाम के पीछे अमरीकी आशीर्वाद और पूरी सेंक्शन और मैंडेट मौजूद है। लिहाजा अमरीका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर ये फुर्ती आई है इस जंगबंदी के हवाले से, तो वो इस हवाले से क्योंकि इस वक्त उन पे खप सवार है, वो एक नाम नहाद जो नोबल अमन इनाम है उसका विनर बनना चाहते हैं, और उसके लिए ये सारा मेला जो है वो सजा रहे हैं ताकि उनके पलड़े में ये चीज़ भी आ जाए कि मैंने तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी लेकिन करा दी, मंसूर साहब, मैंने ईरान और इसी इसराइल के बहाने दरमियान से ही जंगबंदी करा दी। इसी खप्त के बहाने से ही क्या हम ये समझ सकते हैं कि वो कई मस्बत किरदार अदा करने जा रहे हैं? जिस तरह से पहले इंडिया पाकिस्तान के अंदर सीज़ फायर कराना, गो कि इंडिया तो उसको मानता ही नहीं है कि उनका कोई किरदार था, बहरहाल उन्होंने खुद ये क्लेम किया। उसके बाद फिर ईरान की जंग खुद ही शुरू करवाई और फिर खुद ही ख़त्म करवाने का वो क्रेडिट ले रहे हैं। और अब फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम है उसकी एक पूरी तवील एक हिस्ट्री है जूइश लॉबी को, इसराइल को सपोर्ट करने की, डोनाल्ड ट्रंप की इंडिविजुअली भी और अमूमी तौर पे अमेरिका की भी। लेकिन ये जो अमन का नोबेल इनाम लेने की ख्वाहिश है, इसके ही पेश नज़र वो अभी फौरी तौर पे कुछ पॉजिटिव करने जा रहे हैं इसमें अंदर पेशरफ? देखिए, मैं समझता हूँ जिन इदारों ने ये जिन फोरम्स ने ये नोबेल इनाम का फैसला करना है, वो कोई अंधे और बहरे तो नहीं है, उन्हें ये सारे इनकी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है। अगर तो वो किसी एम्पेरिकल एविडेंस और सब्सटेंस की बेस पे ये इनाम देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का दामन उनसे खाली है कि जितनी भी उन्होंने एक जिसे कहना चाहिए आई वॉश किस्म की एक्टिविटीज़ की हैं, चाहे पाक भारत जंग के हो, ईरान इसराइल जंग के हवाले से हो, वो सारी की सारी सिर्फ दावे हैं। अभी भी ये तमाम जो मसला है, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान है, ईरान इसराइल, वो तमाम के तमाम फ्लैश पॉइंट मौजूद हैं, वो सेटल डाउन नहीं हुए। और गज़ा का मसला और गज़ा का महाज तो आपके सामने है कि वहाँ डेली जो है वो 100+ कैजुअल्टीज जो हैं वो एक नॉर्मल फिगर बनता जा रहा है। और ख़ास तौर पे उन खुराक लेने वाले लोगों को जिस तरीके से तहक़ीक़ किया जा रहा है, मैं समझता हूँ दुनिया में आज तक इस नौइयत की बर्बरियत जो है, वो जुल्म जो है, वहशत जो है, वो रवा नहीं रखी गई, जो इस वक्त इसराइल अमेरिका की सरपरस्ती में, अमेरिका ही के एक फाउंडेशन जो है उसके साथ मिल के इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ खेल रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ आपने भी जिक्र किया ना कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका में, वहाँ फ़लस्तीनी नहीं है, तो आप ये सवाल फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से कीजिए कि वो कहाँ तशरीफ़ रखते हैं। वो अपने फ़लस्तीनी गज़ा के भाइयों को बचाने के लिए, वो गज़ा इक़्तिदार संभालने के लिए तो रोज़ नारे मारते हैं। लेकिन मंसूर कि इसका इक़्तिदार साहब, हमारे नेतन्याहू हवाले जब कह चुके हैं अगर कि जो जंगबंदी मुआहदे के मुसवदे में हमास की तजावीज़ हैं उनसे वो एग्री नहीं है, तो फिर ये मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार करने वाले हैं? और डोनाल्ड ट्रंप साहब की या नेतन्याहू की मुलाकात के दरमियान क्या कुछ डिसाइड होगा? क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं हमास की या इवन गज़ा की नुमाइंदगी तो है ही नहीं है। तो फिर अगर हमास की जानिब से जो तजावीज़ इस मुआहदे के लिए दी गई हैं उनके लिए भी नेतन्याहू एग्री नहीं है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरह से पीस मेकर का खिताब ले पाएंगे? किस तरह से ये जंग बंदी होती हुई नजर आ रही है? देखिए जी, उन्होंने तो पीस मेकर का खिताब जो है वो हमेशा हर चीज़ जो है वो फिक्स करके खेलते हैं, चाहे वो मुख्तलिफ जो रेसलिंग के मैचेस हों या अभी रिसेंटली भी वो कोई मेला सजाने जा रहे हैं वाइट हाउस के अंदर। उनका तो ये शौक है, मैदान है, वो किसी ना किसी तरीके से इसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन असल इशू तो उन निहत्ते फ़लस्तीनियों का है कि जिनकी जानें जा रही हैं, जिनका मुल्क, जिनकी ज़मीन जो है, जिनके बच्चे, जिनके बुजुर्ग जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं, कत्ल गारत करेगा शिकार कर दिए गए हैं। असल तो मसला उनका है, उसको हल करने के हवाले से मैं समझता हूँ जो इस वक्त ज़मीनी तौर पर जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो इस वक्त इंतहाई नाकाफ़ी हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बैन अवी तौर पर अभी रिसेंटली जो ब्रिक्स का इजलास हुआ है उसमें भी बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट सामने आया है इस जंगबंदी के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम है अमरीकी जो एक सरपरस्ती में हो रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइंस तो मौजूद हैं। और यही वजह है कि आपको पता है इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बयान दिया था उसमें यही कहा था कि हम कुछ कैदी जो है वो रिहा कराने में कामयाब हो जाएंगे। उन्हें भी यकीन है क्योंकि उन्होंने दरमियान से भागना होता है इस मुज़ाकरात के अमल से, इस जंगबंदी से। वो कुछ कैदियों को रिहा करवाने के बाद फिर से अगले जो बच जाएंगे
उनके लवाकिन को फिर से लारा देंगे कि हम अगले मरहले में आपके लोग भी रिहा करवा लेंगे। तो वो इस ठीक। तरीके से इन जगबंदी की आड़ में अपने जो लोग हैं वो तो रिहा करवा लेंगे, ना फ़लस्तीनियों को कैदियों का मरहला मुकम्मल होने देते हैं और ना फ़लस्तीनियों की जो मुस्तकिल जान बख्शी का हल। सबील जो है जी वो हाँ, होने ये अमेरिका की ख्वाहिश भी नहीं है, उनका एजेंडा भी नहीं है, और नेतन्याहू के जो अज़ाइम है वो दुनिया उससे वाकिफ़ हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा नतीजा निकले। आज मुलाकात होने जा रही है नेतन्याहू की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। दूसरी तरफ कतर में होने वाले जो मुज़ाकरात थे वो बेनतीजा ही पहला दौर ख़त्म हो चुका है। जो भी पेशरफ होगी उसे आप आगाह करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि दुनिया की जो ज़मीन की गर्दिश है वो तेज़ हो गई है, इसे मॉनिटर किया। रवा बरस जुलाई और अगस्त में ज़मीन की गर्दिश की रफ्तार बढ़ने की तवक्को है, जिसके बायस दिन मामूल से थोड़े छोटे होंगे। ख़ासतौर पर 9 जुलाई, 22 जुलाई और 5 अगस्त को सबसे छोटे दिन मुतवक्के हैं, क्योंकि ज़मीन की गर्दिश में तब्दीली मामूली तर्ज की होगी और इसका जो नाप की इकाई मिली-सेकंड्स होगी। मिसाल के तौर पर 5 अगस्त को अगर लिया जाए तो दिन औसत से तकरीबन 1.51 मिली सेकंड्स कम होगा। और ये तेज़ रफ्तारी ज़मीन की गर्दिश में तवील मुद्दती रुझान के बरक्स बताई जा रही है, क्योंकि अमूमन चांद के जो गर्दिश का दौरानिया है वो इससे कम होता है, जो साल के दिनों की तादाद के बराबर है। मगर माजी में मुख्तलिफ कैलकुलेशंस जो हैं वो ये बताती हैं कि ज़मीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में लगभग 490 से 372 दिन लगते हैं। और साइंसदानों का ये भी ख्याल है जनाब कि ज़मीन के मरकज़ में हरकत इसकी गर्दिश पर असर अंदाज हो सकती हैं। साथ ही साथ जो पिघलते हुए ग्लेशियर्स हैं, मास का दोबारा तकसीम होना भी एक वजह हो सकती। दौरानिया जो है वो जिन दिनों का हमने बताया है, जुलाई और अगस्त के दौरान इनका दौरानिया कम से भी ज़्यादा कम होगा। तो इसलिए जो ज़मीन और चांद सूरज की गर्दिश है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आप कुछ बात कर लेते हैं आमों के सीज़न की, क्योंकि आम जो है वो फलों का बादशाह भी कहलाया जाता है और शहर औलिया मुल्तान जो है वो खूबसूरत आमों का शहर माना जाता है। खूबसूरत आम की एंट्री भी हुई है जी, मुनफरिद भी है और बड़ा कीमती भी है जनाब। अच्छा, ये रेड से कलर का ऊपर से स्किन बिल्कुल। और मुल्तान का आम पूरी दुनिया में अपना एक नाम रखता है। इसका जायका इंतहाई खुशगवार होता है और खुशबू इंतहाई आला, देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। और शान खुदा के नाम से जाने वाला आम, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बैरून मुल्क में लगभग $300 से भी ज़ायद में फ़रोख्त होता है फ़ी किलो। अच्छा, आपको पता है ये बाहर का ही माना जाता है कि ये आम जो है इसकी पैदावार बाहर के ममालिक में ज़्यादा होती है, पाकिस्तान में कम होती है। इसलिए पाकिस्तान में तो ये कॉस्टली है ही और खुदा की कुदरत के नाम से इसको मंसूब किया गया है, क्योंकि वाकई एक शानदार अल्लाह ताला की ईजाद है, अल्लाह ताला ने जो बनाया है शाहकार। और इस आम की अगर स्किन देखें तो आपको रेड, पर्पलिश और ग्रीन में मिलेगी। रंग भी उसका मुनफरिद है। तो हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सईद वहाँ पर मौजूद हैं। सईद बताएगा कि कितने एरिए पर, कितने रकबे पर इसे काश्त किया गया है और कितने खुश हैं लोग इसको खा के, इसके जायके को महसूस करके। जी अशाल और जुनेद, आज मैं आपको शहर औलिया के में एक ऐसे आम की जो है मुतारिफ़ कराने जा रहा हूँ जो अपने जायके, खुशबू और पसंदगी के लिहाज से इस वक्त आला नंबर पे जा रहा है। अगर शहर औलिया का जिक्र ना किया जाए तो इससे आम का जिक्र खाम नहीं होगा, क्योंकि फलों के बादशाह आम ने धुएंधार इंटी तो डाली है, लेकिन मेरे अकब में नज़र आने वाला जो आम है इंतहाई आला किस्म का आम है, जो कि तबई लिहाज से भी और तबई लिहाज से इंतहाई आला है, क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दिल के जो मरीज़ है उसके लिए ये इंतहाई ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है। विटामिन इसमें भरपूर पाए जाते हैं। जो कमज़ोर जिस्म के हैं उनके लिए भी इंतहाई आला किस्म का है, जिस्म को इंतहाई ताकत मुहैया करता है। इसके साथ साथ इसको बहुत से जूसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है और उसको एक मुख्तलिफ डिशेज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। ये आम जायके के लिहाज से, खुशबू के लिहाज से इस वक्त पूरे मुल्तान में छाया हुआ है। मेरे साथ इस वक्त एक बागबान मालिकान मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये जो एक नायाब वैरायटी लगाई हुई है, उन्होंने कहा से अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये आपने इंतहाई आला किस्म का खूबसूरत आम का लगाए हुए हैं, ये आपने कब आपको ये शौक़ और कितने रकबे पे आपकी ये काश्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, ये मेरे पास 12.5 एकड़ है जी, और ये 15 साल से ये वैरायटी हमने लगाई हुई है और 10 साल से ये वैरायटी जो फलावर है और माशाल्लाह फल दे रही है। बहुत अच्छा फल इसका है। इसका फल जो है अपने ज़ायके और जो है ग़िज़ाइयत के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है
और मुल्तान और मुज़ाफ़ात में इसके शाज़ो नाज़र ही बागात ऐसे हैं जिसमें ये वैरायटी जो है ग्रोअर्स ने काश्त कर रखी है। बहुत शुक्रिया सईद, हमें बता रहे थे इस आम की पैदावार, इसकी खसूसियात के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। Stay with us. आज एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद और बात कर लेते हैं पाकिस्तानी टैलेंट की। अमेरिका में जारी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में पाकिस्तान ने मजीद 2 मेडल्स हासिल कर लिए हैं जनाब, जिसके बाद इवेंट में पाकिस्तान की मजमूई तमगों की तादाद 3 हो चुकी है। और वर्ल्ड पुलिस गेम्स अमरीकी रियासत अलाबामा के शहर बर्मिंघम में हुई है, जहां पर इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल अली नवाज ने बॉक्सिंग में 86 किलोग्राम क्रूज वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो हमारे साथ ही मौजूद हैं अली नवाज, बॉक्सर। वेलकम टू शो कहेंगे अली नवाज आपको। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रैक्टिस की आपने, क्या कुछ खाते हैं आपके, आपने वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सिल्वर मेडल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हासिल कर लिया है। और इसमें आपने शायद, मैंने आपकी आवाज़ क्योंकि कट हो रही थी, आपने मेरे खाने का पूछा है कि मैं क्या खाता हूँ। जी जी, ऐसा क्या खाते हैं कि आपने 86 किलोग्राम क्रूज वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? देखिए, इसमें आपको बड़ी डाइट करनी पड़ती है अपना, जो है बस ये कि कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं खाना पड़ता। जो हमारे नॉर्मल कढ़ाई और ये जितने भी देसी पकवान होते हैं ऑयली, इनको छोड़ना पड़ता है। अच्छा। और ट्रेनिंग कितनी टफ थी, कितने अरसा ट्रेनिंग की, क्या तवक्कुआत थी, क्या लग रहा था कि कोई मेडल अपने नाम कर पाएंगे? जी, ट्रेनिंग तो मेरी तकरीबन नवंबर से मैं कर रहा था इस गेम्स के लिए। और काफ़ी टफ रही है ट्रेनिंग मेरी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तब भी पता था कि मैं कुछ इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए करूँगा। और जब यहाँ आया तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद दी और आज सिल्वर मेडल हमारे पास है। और कितने ममालिक थे वहाँ पे, कितने ममालिक की नुमाइंदगी थी, सबसे टफ किसका सामना रहा? 70 से ज़ायद ममालिक थे, तो पूरे वर्ल्ड की अच्छा, पुलिस एंड माशाल्लाह। फायर डिपार्टमेंट के जो है एथलीट्स थे इधर। मेरा सबसे टफ कंपटीशन फाइनल में रहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो जो कि मैं 1 पॉइंट से लॉस हुआ, स्प्लिट डिसीजन था, जो कि मेरी अभी भी समझ में आता है कि मैं वो हारा हुआ नहीं था। बट जजेस का फैसला था, मैंने कबूल कर लिया। बट इंशाल्लाह मैं उसको कह के आया हूँ कि जब इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम मैं गेम्स में आऊँगा इंशाल्लाह मैं उसको बीट करूँगा। अच्छा अली, इसके अंदर तमाम ममालिक के पुलिस की नुमाइंदगी थी, पुलिस के बॉक्सर्स मौजूद थे, और इस तमाम जो कंट्रीज़ के ममालिक के वहाँ पर मौजूद थी नुमाइंदगी, जो कंटेस्टेंट वहाँ पर मौजूद थे। आपको किसने टफ टाइम दिया है, किसको आप मुश्किल कंपटीशन आपको लगा कि ये मुझे हरा सकता है, या इसके साथ कंपटीशन जो है वो ज़्यादा सख्त रहेगा? मेरी सेमीफाइनल फाइट इंडिया के अगेंस्ट आ रही थी। बट इंडिया के एथलीट के साथ कोई मेडिकली इशू हुआ था, जो कि वो फाइट मेरे साथ नहीं कर सका और मैं फाइनल में क्वालिफाई कर गया। और जो मेरा तब एम्बिशन था उसको लेके कि एक हमारे, क्योंकि उनके साथ टफ मुकाबले रहे शुरू से, और मैं ये चाह रहा था कि मेरी इनके साथ फाइट आए तो मैं बेहतर परफॉर्मेंस कर सकूंगा। बट वो ऐसा नहीं हुआ, उसका कोई मेडिकल इशू हुआ था एथलीट का, तो मैं फाइनल में क्वालिफाई कर गया। और फाइनल में मेरा सामना ऑस्ट्रेलिया के मिकी के साथ हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन वो टफ था। नो डाउट वो अच्छा। टफ और था। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, आईजी इस्लामाबाद की तरफ से कैसी सपोर्ट रही, कैसा रिस्पांस है? और जब आप ये मेडल जीता आपने सिल्वर, तो उसके बाद किस तरह का खुशी का इजहार किया जा रहा है अपने कुलीग की तरफ से? जी, मैं जब इस गेम का मुझे इनविटेशन आया था तो मेरे आईजी साहब को पता लगा था कि मेरा एक बच्चा जा रहा है खेलने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स यूएसए में। तो उन्होंने अपनी तरफ से तमाम तरह की सपोर्ट मुझे दी थी और मेरी हौसला अफजाई की थी, और काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया था मेरे टैलेंट को, क्योंकि मैं पूरे इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक ही खिलाड़ी था जो इतने बड़े गेम्स के लिए जा रहा था। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, और जब अभी मेडल जीता तो अभी भी मेरे साथ उन्होंने बहुत सपोर्ट की, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की। अच्छा अली नवाज, इस्लामाबाद पुलिस के जो तमाम पुलिस एहलकार होते हैं उनको बॉक्सिंग सिखाई जाती है, क्या आप लोगों की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, या आपने बाद में इसको ज्वाइन किया? जी, मैं क्योंकि 2010 से बॉक्सिंग खेल रहा था, 2019 में मैंने इस्लामाबाद पुलिस ज्वाइन की थी। तो हमारी पुलिस की ट्रेनिंग तो बॉक्सिंग ट्रेनिंग से भी काफ़ी टफ होती है, क्योंकि वो हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो हमारा क्राइम कंट्रोल करना होता है। तो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग तो बहुत ईजी है, जो हमारी पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो इससे भी काफ़ी मुश्किल होती है।
तो कितना फ़ायदा लेते हैं आप अपनी बॉक्सिंग से, अपनी प्रोफेशन के अंदर, अपनी पुलिस की जॉब के अंदर? जी फायदे की बात है तो फायदा ये था कि अभी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला वर्ल्ड पुलिस गेम्स में पार्टिसिपेट करने का, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया, मेरे को इज्जत नवाजी, और तो मैंने कभी अपने किसी मुल्क के लिए क्रिमिनल कुछ को किया। वैसे आपने नॉकआउट नहीं किया, पिस्टल का इस्तेमाल ना करते हुए अपनी स्ट्रेटेजी के साथ उसको नॉकआउट किया हो? नहीं, हमें क्योंकि हम किसी को ऐसे कर नहीं सकते, हमें कानूनी चीज की इजाजत नहीं देता। हम सिर्फ उतना ही जोर लगा सकते हैं कि जितना सामने से वो लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कभी ऐसा कोई सामना हुआ है तो किसी ने हमारे साथ ऐसा कोई नहीं किया और हमने उसे अपनी कस्टडी में लिया है। तो हमारी चलें, बेस्ट विशेस ज़बरदस्त, आपके बहुत लिए, सारी ढेर दुआएं। मुबारकबाद और इसी तरह से कामयाबियां समेटते रहिए अली नवाज़, और जो आपका एम है उसको ज़रूर अचीव कीजिए। बहुत सारी दुआएं, वेल विशेस आपके लिए। हमारे साथ अली मौजूद थे। अब आगे बढ़ते हैं जनाब और बात कर लेते हैं बज़ाहिर मसनूई ज़हानत की तख्लीक की लगने वाली गाड़ी, जो दरअसल एक यूट्यूबर की हकीकी मेहनत का नतीजा है। जी बिल्कुल, और आप देख के दंग रह जाएंगे, जिसने दुनिया की सबसे तंग तरीन कार बनाने का ख्वाब पूरा कर लिया। वैसे इस गाड़ी को देख के ना आपको ऐसे ही सांस घुटने लग जाता है कि इसके अंदर इंसान पूरा कैसे आएगा। ये जहाँ से शुरू होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। अच्छा, ये 1 सीटर है। 1 सीटर है, और 1 सीटर भी ऐसा नहीं है, मतलब मेरे जितना बंदा भी शायद इसमें मुश्किल से ही आएगा। अगर थोड़ा कुछ सेहतमंद होगा तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे मुश्किल से एक या आधे बंदे के बैठने की गुंजाइश है, और इसको आप एक तरफ से देखें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको दरमियान से देखेंगे तो आपसे मुझे ना ये गाड़ी वैसे ही मेरा बैलेंस आउट कर रही है, मेरा ना दिमागी तवाज़ुन हिल रहा है इस गाड़ी को देखते हुए। लेकिन ये इस 4 पहिए लगाने की जरूरत नहीं थी, इसको ऐसे 2 लगा दिए जाते, एक आगे और एक पीछे। नहीं, वो गिरने का खतरा हो जाता ना, फिर तो वो बाइक बन जाती। लेकिन उसने वो जो सारी लवाजमात हैं एक गाड़ी के, वो पूरे करने की कोशिश की है। ये कार जो है नौजवान ने मुकम्मल तौर पे अपने हाथ से तैयार की है 12 महीनों के दौरान। फिएट पांडा के 99% हिस्से इसमें इस्तेमाल हुए हैं। दिलचस्प बात यह कि कार के इंतहाई पतले ढांचे के बावजूद इसमें आम गाड़ी की तरह 4 पहिए भी मौजूद हैं, जिस तरह से आप बिल्कुल। और आपको पता है कि उसने शायद इसी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है, और इसके साथ कोई और बैठ नहीं सकेगा। मेरे ख्याल में लगता है कि बेगम ने मशवरा दिया था कि गाड़ी में सिर्फ 2 ही सीटें होनी चाहिए, और नहीं, वो पिछली सीट है बराए ना, 2 ही होनी चाहिए ना, मतलब आप आगे और पीछे बैठ सकते, पीछे कोई बच्चा ही बैठ सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता पूरा इंसान पीछे पूरा आ सकता है, तो साथ नहीं कोई बैठ पाएगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है उसका। बिल्कुल, आपने अपनी इंजॉयमेंट के लिए एक अच्छी गाड़ी बनाई। और वैसे अगर थोड़ी सी ज्यादा आंधी तूफान को चलेगा तो ये गाड़ी लड़खड़ाती भी नजर आएगी। मेरा तो अभी से इसको देख के बैलेंस आउट हो रहा है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना, इतनी सी गाड़ी के नीचे 4 पहिए लगे हुए हैं और फिर उन 4 पहियों पे आप जा रहे हैं। मतलब क्या है यार, ये कौन लोग हैं, क्या सोच कार फरमाए इसके पीछे। कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे थे। और अच्छा, लेकिन एक चीज जरूर है जुनेद कि ये जितनी ट्रैफिक हमारे यहाँ है ना, तो ये गाड़ी बिल्कुल ये बाइक की जगह से ही निकल जाएगी। ये बाइक की जगह से निकल जाएगी, छोटे मोटे पतले रास्तों से, और अंदरून लाहौर में भी जहाँ पे 2 लोग नहीं आसानी से चल सकते, वहाँ पर भी होता है, वहाँ पे ये गाड़ी आराम से अपना रास्ता बना बआसानी चलाई जा सकेगी। हम यहाँ पर जी एक ब्रेक शामिल करते हैं इस दिलचस्प खबर के साथ ही। आप कहीं मत जाएगा, दीगर अहम इश्यूज होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब कुछ बात कर लेते हैं मुस्तकबिल की। हम सब कभी ना कभी मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर सोचते हैं। इंसान रोज़े अव्वल से ही अपने मुस्तकबिल को जानने का ख्वाहिशमंद रहा है। ये तजस्सुस इंसानी फितरत में शामिल है कि करियर के लिए कैसा ये साल कैसा रहेगा, या हफ्ता कैसा रहेगा, नौकरी कैसी और रहेगी, बिल्कुल शादी के लिए क्या बेहतर रहेगा, कब शादी करनी चाहिए, कब कारोबार शुरू करना चाहिए। ये सारी मुश्किलात लोगों की ज़रा दूर करने की कोशिश करते हैं। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद होंगी, आपको वेलकम कहते हैं उनसा, और बताइए कि ये हफ्ता कैसा गुजरने जा रहा है हमारे नाज़रीन का। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र। हम दोनों ठीक हैं, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं आप, बिल्कुल शुरू कीजिए। थैंक यू। एरीज से शुरुआत करते हैं। आने वाला हफ्ता एरीज बुर्ज हुमल के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि रिलेशनशिप और शादी के जिनके मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। कोई रिश्ता आ सकता है, शादी की बात फिक्स हो सकती है।
आपकी लाइफ में कोई आपको मतलब कोई दोस्ती हो सकती है किसी के साथ, और कारोबारी मामलात में इस हफ्ते जो है वो पैसा खूब खर्च होगा एरीज वालों का। तो उस चीज को लेकर थोड़ा सा आपको जो है ना एहतियात करनी है, और दोस्ती की आड़ में ये ना हो कि आप धोखा खा लें। कारोबार में भी नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को लेकर आपने कंट्रोल करना है, और इतना ज्यादा किसी के साथ काइंड ना हो जाएं कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें। टॉरस की बात करते हैं, टॉरस के लिए 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो सफर होगा इस हफ्ते, कोई ट्रैवल नजर आ रहा है। फिर अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह के मसले हैं, जैसे सेहत से रिलेटेड या फाइनेंशियल इश्यूज हैं या जॉब के मसले हैं या रिलेशनशिप मैरिड लाइफ में मसले हैं, तो ये कार्ड हीलिंग का कार्ड होता है। तो ये हफ्ता टॉरस की मसाइल के हीलिंग का कार्ड है, और मसाइल हल हो जाएंगे। अभी शुरू में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। किसी के साथ झगड़ा हो रहा ठीक है। है, किसी के साथ आपकी नाराजगी है, तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। जेमिनाई की बात करते हैं, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी अथॉरिटी पोजीशन में हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, या फिर किसी को कोई बहुत बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल जाएगी, प्रमोशन हो सकता है, किसी मतलब घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, फाइनेंशियल जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन जेमिनाई बहुत अच्छे तरीके से उनको निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत पैशन और एक एम्बिशियस नजर आ रहे हैं कि अपनी जॉब और अपने बिजनेस को लेकर वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं और बहुत काम कर रहे हैं। ये हफ्ता बहुत बिजी रहेगा जेमिनाई वालों का। फिर कैंसर की बात करते हैं, मैजिशियन का कार्ड है। अगेन कैंसर की भी बहुत अच्छी एनर्जी है, अपनी स्किल्स को प्रूव कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल काम, मल्टीपल टास्किंग नजर आ रहे हैं कैंसर, और बहुत सारे काम एट अ टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। घर के भी काम कर रहे हैं, अपने कारोबार को भी संभाल रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अपनी एजुकेशन, मुझे हायर एजुकेशन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत passionate नजर आ रहे हैं कैंसरियंस। बिल्कुल। तो मैजिशियन का कार्ड, मैजिशियन जो है वो हर तरीके से अपने काम करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लियो की, और मून का कार्ड है। तो लियो वालों को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। उनके दुश्मन, उनके जो हासिदीन हैं, जो जेलस होते हैं, वो उनके इर्द गिर्द हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे बहुत ज्यादा हसद करते हैं, और वो जो लोग हैं, जो दुश्मन हैं उनके, वो उनके काम में फोकस करने नहीं दे रहे हैं। तो उनका क्या किया जाए? ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अपने फोकस को रखें, जो आपके जो गोल्स हैं उससे हटे नहीं, बल्कि फोकस रहे। लेकिन उन हासिदीन का उनसा क्या किया जाए? उनका भी तो कोई हल होना चाहिए। उनको माफ कर देना, उनको दरगुजर करें। हाँ, और अपने काम से काम रखें, किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करें, अपनी प्रोटेक्शन रखें। प्रोटेक्शन के लिए आप मंजिल का विर्द कर सकते हैं। मंजिल बेहतरीन है, उसमें सूरह बकरा की आयत होती है, 4 कुल हैं, आयतुल कुर्सी है। आप डेली अपने ऊपर पढ़ के और दम किया करें, और रोजाना सदका दे दिया करें। किसी भी चीज का, गोश्त का सदका दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। सदका देंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आने वाली है वो आपकी खत्म हो सकती है। शादी का सीजन मुझे नजर आ रहा है वर्गों के लिए। किसी शादी की तकरीब में अटेंड कर सकते हैं, या खुद की अपनी शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है। कारोबारी हवाले से भी मुझे लगता है कि कामयाबी मिलेगी, आपको फाइनेंशियल जो है बेनिफिट होगा। तो इस लिहाज से ये वर्गों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम लिब्रा की बात करते हैं। यहाँ पे लिब्रा के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ, पार्टनरशिप में, शेयरिंग में कोई काम आप कर सकते हैं। और ये शादी का कार्ड भी अगेन लिब्रा वालों के लिए है। किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, रियूनियन हो सकता है, आपका कांटेक्ट हो सकता है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए आप दोनों की मीटिंग हो सकती है। तो प्रपोजल आपका आ सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है, सफर पर आप जा सकते हैं। सेहत के हवाले से भी लिब्रा वालों का अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। फिर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। चैरियट का कार्ड है, तो यहाँ पर स्कॉर्पियो के लिए ट्रैवल है, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे। ये हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए काफी बिजी रहेगा, बहुत मसरूफ रहेगा, बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो काम जो आपने इनकम्प्लीट की थे आपके, वो इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे।
ठीक है। सेजिटेरियस की बात करते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स सेजिटेरियस वालों के लिए ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस नजर आ रहे हैं। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, आपकी सेहत जो है वो खराब हो सकती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या हार्ट के मसले हैं उनको अपना सही से डाइट, अपना चेकअप जरूर करवाएं। फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपकी एनर्जी थोड़ी स्टक नजर आ रही है। कभी कभार इंसान के ऊपर बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां होने की वजह से जो है वो बर्डन ज्यादा बढ़ जाता है। फिर कैप्रिकॉन की बात करते हैं, कैप्रिकॉन वालों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब आपकी स्टार्ट हो सकती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नया रिलेशनशिप भी आपका बन सकता है। एक्वेरियस की बात करते हैं, 4 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस वालों का ये हफ्ता थोड़ा स्लो चलेगा और हो सकता है कुछ ऐसी ऑफर्स आपको मिले और आप सोचें कि जो है वो ये चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं है, या जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिलेज कामों में हो सकते हैं, या फिर कोई फाइनेंशियली आप कहीं से पैसे की उम्मीद लगाई हुई है लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है। स्पाइसेस की बात करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। थोड़ी बहुत रुकावटें उनके कामों में आएंगी, लेकिन आप उन रुकावटों से आपने परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, बल्कि आप अपनी हिम्मत से, अपनी विल पावर से उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपके रिश्ते हों। मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ से चीजें बेहतर होंगी। बस स्पाइसेस वालों को ईगो से और गुस्से से दूर रहना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया उनसा शाह, अपना ख्याल रखिएगा। कहते हैं कि हमारे देखने वाले इससे रहनुमाई लेंगे और अपने हफ्ते को बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। और अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, बल्कि ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद चॉकलेट और दीगर इश्यूज शामिल करेंगे हम, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे चॉकलेट के फ़ज़ाइल पे, क्योंकि आज आलमी दिन है चॉकलेट का जनाब। बिल्कुल जी, और ये हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। यूरोप में 1550 में ये पहली बार चॉकलेट डे मनाया गया था, और पूरी दुनिया में चॉकलेट डे मनाया जाता है। वैसे तो वैलेंटाइन डे को चॉकलेट डे कहा जाता था क्योंकि उस दिन चॉकलेट और फूल दिए जाते हैं, लेकिन जनाब आज हम बात करेंगे चॉकलेट खाने के फ़वाइद क्या हैं। और सालाना 7 मिलियन टन चॉकलेट लोग खा जाते हैं, तो इतनी चॉकलेट वैसे भी शायद ही कोई खाई जा सकती है। ऐसा इंसान होगा जिसे चॉकलेट नहीं पसंद। बिल्कुल ऐसे। और चॉकलेट को मुख्तलिफ फ़वाइद उसके हम गिनवाते तो हैं, लेकिन आज हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि मारिया खान माहिर ग़िज़ाई, तो उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या क्या फ़वाइद हैं इनके। वेलकम टू शो कहेंगे मारिया आपको। सबसे पहले ये बताइएगा ख़वातीन के लिए कि क्या चॉकलेट चेहरे की झुर्रियाँ दूर करने में मददगार साबित हो सकती है? चॉकलेट डे के ऊपर चॉकलेट की अहमियत बहुत ज़बरदस्त आज आपने जो है ना टॉपिक का इंतखाब किया है। तो चॉकलेट एक वाइड सब्जेक्ट है। चॉकलेट हेल्दी हो सकती है अगर आप उसकी सही शरह में उसका इस्तेमाल करें। अगर हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बार देखें जो चॉकलेट केक है या चॉकलेट बार है उसके अंदर, तो अगर उसमें चॉकलेट की शरह 70% से नीचे है, चॉकलेट कोको राइट 70% से नीचे है, तो इसका मतलब है कि उसमें चीनी ज्यादा है, उसमें फैट ज्यादा है, उसमें मक्खन, उसमें मैदा, ये सारी चीजें इस्तेमाल हुई हुई हैं। केक बना रहे हैं अगर आप चॉकलेट का। इसी तरीके से अगर चॉकलेट बार है तो वो फैट्स की, बटर की, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट, इन सारी चीजों का मजमूआ है। अच्छा, तो नहीं मारिया, मैं ये जानना चाह रही थी सबसे पहले कि चॉकलेट क्या ख़वातीन जो झुर्रियों के मसाइल से दो चार हैं, झुर्रियाँ कम करता है कि चॉकलेट खाई जाए तो? हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मगर अब इसका मतलब उसकी इतनी सी मिकदार है, जस्ट सिंपल बार। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास अपनी कलेक्शन है, मैंने रखी हुई। अगर आप कैन टेल यू 85% चॉकलेट है ये 75% चॉकलेट है, ये 90% चॉकलेट्स है हर मूड के हिसाब से, राइट। तो 90% चॉकलेट थोड़ी ज्यादा, इसमें मीठा कम होगा। जितनी ज्यादा चॉकलेट की मिकदार कम होगी उतना ज्यादा मीठा उसमें एक चीज़ अगर आप ये बता सकें मारिया, के पाकिस्तान में इतनी नायाब क्यों है, इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली इंपोर्ट ही करनी पड़ती है और वो फिर जेब पे बहुत भारी पड़ती है। हम वेट ही कर रहे होते हैं कि बाहर से कोई आएगा और वो गिफ्ट लेकर आएगा, चॉकलेट लाएगा, हम खाएंगे। अदरवाइज तो ये अफोर्डेबल नहीं है हर बंदे के लिए। एग्जैक्टली और जो असल रियल जो चीज़ होती है ना, अगर हम इस तरह बात करें ना, और अगर आप ये बाहर मुल्क में भी देखें तो डार्क चॉकलेट आपको आम चॉकलेट से थोड़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर असल चॉकलेट की
मिकदार बहुत ज़्यादा है, मैं आपको मिकदार दिखाना चाह रही थी। देखिए इतनी सी है मेरी, आपने इतने से ज़्यादा नहीं खानी अगर रोज़ भी खाना चाह रहे हैं तो। ये आपकी मिकदार है। आपके पाम में देखें में भी 1/4 हिस्सा लेता है। तो यस, फिर आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपका मूड रेगुलेट करता है, खुसूसी तौर पे खाने के बाद, रात के खाने के बाद अगर आप ये इतना सा पीस, अगेन इतना सा है ये डार्क चॉकलेट है। और ये जो इतना सा पीस है ये शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं? हार्ट हेल्थ अच्छी करेगा, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, मगर 70% से अबव होनी चाहिए। अच्छा मारिया, हम लोग जब एग्जाम्स देने होते थे तो या कोई हमारी गेम होती थी तो हम लोग स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हम लोग पहले चॉकलेट साथ लेकर जाते थे ताकि शुगर लेवल लो ना हो जाए। पेपर कोई ऐसा मुश्किल एग्जाम आ गया है कोई आपका तो आप उसको परेशान हो जाए देख के, इससे बेहतर आप चॉकलेट खाएं, अपना शुगर लेवल भी आपका बेहतर हो जाएगा और आप में एक एनर्जी, एक बूस्ट आपको मिल जाता है। तो क्या ये आपको एनर्जी बूस्ट के तौर पर भी आपको जानी जा सकती है? क्योंकि हम लोग तो इसको इस्तेमाल करते हैं अपने खेलों के अंदर भी और अपने एग्जाम से पहले भी। यस। और वो वाली जो चॉकलेट है असल तौर अगर हम उसकी बात करें ना तो वो फिर वो मिल्क चॉकलेट होती है, चीनी वाली चॉकलेट होती है और दूध वाली मिल्क चॉकलेट होती है। तो उसके अंदर वो शुगर रश दे रहे हैं हम अपने आप को, हम चॉकलेट का हाई नहीं दे रहे। तो उससे बहुत बेहतर होगा। आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा बड़े बड़े फुटबॉलर्स जो है वो बनाना इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो अगर आपका इस तरह शुगर क्रैश होने का मसला है तो आप बनाना रखें। दूध हजम है, किसी भी स्पोर्ट खेलने के दरमियान में आप बनाना खा लें वो ज़्यादा बेहतर है। चॉकलेट की इतनी सी मिकदार 70% एंड अबव से जब ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, और ये देखिए मैंने आपको 3 बॉक्सेस दिखाए ना, मुझे अभी ख्याल आया कि ब्रांडिंग नहीं करनी। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब ये दूसरा है, मैंने उल्टा कर दिया। और ये कितने अरसे से मेरे पास है, खत्म, ये पूरा भरा हुआ है अभी और ये 6 महीने हो गए, खत्म नहीं हो रहा। क्यों? आपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया। सही है। म्याना रवि के साथ। अच्छा, उमूमी तौर पे मारिया, शुगर पेशेंट्स को मीठा खाने से मना किया जाता है, लेकिन क्या डार्क चॉकलेट शुगर को कंट्रोल करने में मददगार भी होती है? आप अपनी शुगर कंट्रोल करेंगे, आप आर्टिफिशियल मीठे को कम करें और आप चॉकलेट, डार्क चॉकलेट आप खा सकते हैं। मगर अक्सर शुगर के पेशेंट होते हैं वो फ्रूट छोड़ा होता है उन्होंने और फिर ना कहते हैं चाय के साथ हम कुकी खाते हैं मारिया, और वो कुकी एक फेक प्रोसेस्ड मीठा है। उससे बहुत बेहतर है कि आप फ्रूट का इंतखाब करें और डार्क चॉकलेट। अच्छा मारिया, नाश्ते में चॉकलेट खाने से क्या वजन घटता है, कम होता है? अगर नाश्ते में आप डार्क चॉकलेट का एक बार ले रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी पे? तो देखें ना, वो वक्त है जहाँ पे बिल्कुल मैदा खाली है, उस वक्त आपने अपने आप को फ्यूल करना है। बिल्कुल ऐसा है, सुबह का वक्त है, गाड़ी घर से बाहर निकल रही है, आप उसका फ्यूल टैंक फुल करेंगे ताकि आपका आगे का दिन जो है ना गाड़ी अच्छे से चल सके मौसर तरीके से। तो ये रात के डिनर के बाद अपना मूड स्टेबलाइज करने के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, गुड स्लीप के लिए उस वक्त इसका इस्तेमाल ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मतलब सुबह के नाश्ते में आप कह रही हैं कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए? अच्छा, नहीं चॉकलेट खानी वैसे भी चाहिए अगर आप क्योंकि ब्लैक चॉकलेट आप इस्तेमाल करते हैं, डार्क चॉकलेट, तो क्या उससे आपका वजन घटता है अगर आप डे में भी किसी भी वक्त इस्तेमाल करते हैं, डेली बेसिस पे अगर एक बार ही आप यूज करते हैं तो? डेली बेस पे अगर आप एक बार यूज करेंगे ना, अगर इसके साथ मैं पूरा दिन फ्रेंच फ्राइज खा रही हूँ तो मेरा वजन नहीं घटेगा, नहीं बढ़ेगा। ये बहुत मसाइल है। इसके साथ एग्जैक्टली तो इसके साथ अगर मैंने फ्रूट्स खा रही हूँ, वेजिटेबल्स खा रही हूँ, इतना सा बार मैं रात को खा रही हूँ, मेरा जो खाना है वो तला हुआ नहीं है, कम तेल में पकता है, तो यस, ये आपका वजन बिल्कुल बात ऐसे ही। अक्सर जैसे लोग पूछेंगे चाय पीने से और कॉफी पीने से वजन कम होता है, कॉफी वजन कम करती है, या इसी तरीके से ये बात होगी। वेल, अगर आप वो दूध वाली, चीनी वाली कॉफी पियेंगे तो आपका वजन घटाएगी, पानी वाली कॉफी या चाय पियेंगे तो वो आपका वजन नहीं बढ़ाएगी। मतलब सॉरी, दूध वाली और चीनी वाली आप जब चाय और कॉफी पीते हैं तो आपका वजन बढ़ाती है। दूध और चीनी आप निकालेंगे तो वो अपना काम ही करती है, आपका दिमाग एक्टिवेट करती है। अगर आप डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन उसके साथ अगर आप मुनज़्ज़म ग़िज़ाएं खाते हैं तो फिर आपको नहीं खानी। और ये जो बार दिखा रही है ना मारिया, आपको वो ज़हन नशीन रखना है कि आपको इतना सा बार खाना है, ज्यादा नहीं। हम पूरा पैकेट लेके डार्क चॉकलेट खा लेंगे और एक ही टाइम में खा लें, उसको तनासुब के साथ आहिस्ता आहिस्ता खाइए और उसके फवायद लीजिए। बहुत शुक्रिया मारिया खान हमारे साथ मौजूद थी। हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और गेमिंग के जो मामलात हैं ये देखने को मिलता है कि बहुत से वालिदैन बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते, गेमिंग में लगा देते हैं। इसके फ़वाइद, नुकसानात एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं उन वालिदैन की जो कि खासे परेशान हैं बच्चों की इस लत से, क्योंकि बच्चों को पहले तो हम अपने आपको आसानी देने के लिए बच्चों को गेम में लगा देते हैं और जब बच्चे इस लत में पड़ जाते हैं और फिर वो ऑनलाइन दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल या इंटरनेट पर गुजारते हैं, तो फिर वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है, बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, गेम में लगा रहता है, ऑनलाइन गेम का नशा जो है वो वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। इसको किस तरह से इससे अपने बच्चों को अब बचाया जा सकता है? डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या तरीका हो सकता है कि पहले तो वालिदैन की पहली नेग्लिजेंस कि वो खुद ही अपने बच्चों को गैजेट्स देते हैं या इन ऐसे मौके देते हैं जिससे वो गेमिंग की तरफ राग़िब हों, और जब वो उसमें इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं कि एक लंबा गैप हो जाता है पेरेंट्स के दरमियान, बच्चों के दरमियान, तो फिर वो कोशिश करते हैं उनको वापस लाने की। तो क्या तरीका अपनाया जाए कि वो उस लत में पड़े ही ना, और अगर पड़ जाएँ तो फिर उन्हें वापस नॉर्मल किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये देख लें कि ये गेम्स बच्चे की साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना असरअंदाज हो रही हैं, वालिदैन को बच्चों से दूर कितना कर रही हैं। जब आपको इसकी इंटेंसिटी का, इसकी गहराई का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर वालिदैन को बच्चों को उससे दूर करने में थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। देखिए, आजकल कई ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर हिडन हिप्नोटिक मैसेजेस या हिप्नोटिक सजेशंस होते हैं, जिसके ज़रिए बच्चे के जहन को कंट्रोल में किया जाता है। ऐसी बेशुमार गेम्स हैं जो हिप्नोसिस प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती हैं, जिसमें रिवार्ड सिस्टम इस तरीके से होता है कि मैं तुम्हें ये कहूँगा, तुमने ये करना है, नतीजतन रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई बैज हो सकता है, कोई क्राउन हो सकता है। अब होता यह है कि मुसलसल ये रिवार्ड्स बच्चे के अंदर वो डोपामाइन पैदा करते हैं जो उसे मज़ीद से मज़ीद की तरफ पुश करता है कि और करो और करो। और मज़े की बात है कि इस वक्त अक्सर गेम्स का थीम है किल टू विन, जीतने के लिए मारना पड़ेगा, तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, मेरे अहकामात को फॉलो करना पड़ेगा। स्क्रीन के ऊपर जो विजुअल्स होते हैं वो इंतहाई तेज रंगों वाले और उसकी साउंड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं। जो लोग इस बात को समझते नहीं है कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड इंसानी जहन की वो कैफियत है जिसमें उसकी सजेस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस कैफियत में बच्चा जो भी सुनता है, बच्चा जो भी देखता है, वो उसके जहन के ऊपर नक्श हो जाता है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि इस तरह से बच्चे को कैप्चर किया जा रहा है, बच्चा अपने वालिदैन, फैमिली से, इक़्तिदार से, अपनी मिशन से दूर होता जा रहा है। अब जैसा कि आपने जो है शुरू में कहा कि बच्चे को पहले तो मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चे को पहले तो गेम्स के हवाले कर दिया, अब बच्चा उनके काबू में नहीं आ रहा। काबू में क्यों नहीं आ रहा? कि स्क्रीन ने विजुअल इफेक्ट्स के जरिए, साउंड इफेक्ट्स के जरिए बच्चे के जहन को कैप्चर किया हुआ है। उसे मुसलसल ऐसे सजेशंस देते हैं जिसमें उसे बगावत के ऊपर आमादा किया जाता है कि तुम बागी हो, तुम बहादुर हो, और बहादुर होने के लिए बागी होना जरूरी है। तो सबसे पहले बगावत उसने अपने घर में करनी है, फिर कल्चर से करनी है, फिर सोसाइटी से करनी है, और आखिर में आके उसने मजहब से करनी है। अच्छा, अब ये छोटा सा मैंने आपके सामने एक सिनेरियो पेश किया। डॉक्टर साहब, अच्छा, यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि सारी गेम्स जो आप जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, जिन पॉइंट्स की, तमाम गेमें बच्चे को इस तरफ ले जाती हैं या कुछ गेम है स्पेसिफिक गेम जो बच्चे का माइंडसेट ऐसा बनाती हैं? ऐसा नहीं है, कुछ गेम्स ऐसी हैं जो एजुकेशनल गेम्स भी हैं, मैथमेटिकल गेम्स भी हैं, घर के टास्क सिखाने वाली गेम्स भी हैं, सर्वाइवल गेम्स भी हैं, मगर बच्चा उन गेम्स की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको बोरिंग लगेंगी ना वो, क्योंकि उन गेम्स के ऊपर उन गेम्स के ऊपर जी और उन गेम्स के ऊपर जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उस पर इन्वेस्टमेंट इतनी होती है कि मिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। उसे मुसलसल अपडेट किया जा रहा होता है। जिन गेम्स की आप बात कर रहे हैं वो स्टैटिक गेम्स होती हैं, बच्चा कुछ अरसे के बाद उनसे बोर हो जाता है। तो हमें उन गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ जो वालिदैन से दूर कर रही हैं बेसिकली। कुछ गेम्स तो वालिदैन के करीब भी करने वाली होंगी ना, पर हम बात कर रहे हैं जो ये बड़ी अच्छी आपने निशानदेही की है कि किस तरह से ट्रैप किया जा रहा है। लेकिन अब तरीकाकार क्या अपनाया जाए, बचा कैसे जाए? क्योंकि ये तो अब इस जो प्ले स्टेशंस हैं उसकी पूरी सीरीज़ हैं और बच्चे बड़े सारे उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो अब क्या तरीका क्या अपनाया जाए इससे बचने का, निकलने का? अब इनकी वजह से बच्चे रियल वर्ल्ड की बजाय फैंटेसी वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं। अब जब हमने सबसे पहले मामले की ग्रेविटी को समझ लिया, अब वालिदैन को ये डिसीजन करना है कि आपने इसमें अपना रोल प्ले करना है कि नहीं करना। आपको याद होगा जुनैद की जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे तो वो पेंटियम 1, पेंटियम 2 इस तरह के होते थे, तो वो घर में ऐसी जगह पर रखे जाते थे जहां हर आते जाते की उसके ऊपर नजर पड़ती थी। अलग-अलग किसी छुप के किसी कोने में बैठ के उन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उसके बाद फिर लैपटॉप्स का मामला आया, वो गोद में आ गए। उसके बाद अब मोबाइल्स का मामला आ गया, वो आपके हाथ में आ गए। अब जब तक आप बच्चे की एक्टिविटीज के ऊपर कड़ी निगरानी नहीं करेंगे,
बच्चे के साथ बातचीत नहीं करेंगे, बच्चे को वक्त नहीं देंगे, इस मामले को आगे नहीं ले जाया जा सकेगा। अच्छा, वक्त भी देंगे, बच्चा फिर भी आपके पास नहीं आएगा। क्यों? बच्चा इस वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में रहने का आदी हो चुका है। अब आपको उसे किनेस्थेटिक, उसकी फिजिकल मूवमेंट्स को रियल वर्ल्ड के साथ अटैच करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उसके साथ खेलना पड़ेगा। और उम्र क्या है डॉक्टर साहब, सही उम्र क्या है, कब जाके एक्सेस दें अपने बच्चों को प्ले स्टेशन तक? और ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महदूद वक्त रखें, खुद उनके साथ खेलें ताकि आपको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी उम्र है जब उनको इस गेमिंग की तरफ आप इजाज़त दें कि आप ये खेल सकते हैं? मैं जैसे अपना पिछला फिक्रा मुकम्मल कर लूं, क्योंकि सोल्यूशन है वालिदैन के लिए उसमें। बच्चा चूंकि थ्रिल पसंद करता है, इसलिए वो उस वर्चुअल वर्ल्ड में है। आप बच्चे को राइडिंग सिखाएं, आप बच्चे को आर्चरी सिखाएं, आप बच्चे को शूटिंग क्लब का मेंबर बनवाएं, आप बच्चे को स्विमिंग सिखाएं। बच्चे की उस सेंस को जब आप तस्कीन देने लगेंगे तो बच्चा रियल वर्ल्ड में आना पसंद करेगा। अब आपको दूसरी बात की तरफ एज देखें, उम्र जो है इसका ताल्लुक जज्बात के साथ नहीं है। कुछ बंदे 10-12 साल में मैच्योर हो जाते हैं, कुछ 20 साल में भी मैच्योर नहीं हो पाते। जब आप किसी बंदे को असला देते हैं, हथियार देते हैं, कोई चीज भी देते हैं, तो आप उसकी मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी को देखते हैं, फिजिकल मैच्योरिटी को नहीं देखते। सेम मामला गेम के साथ भी है। ये गेम इस वक्त एक हथियार है और ये हथियार आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है और आपके हाथ में आके आपके तहफ्फुज़ का मुजिब भी बन सकता है। लिहाजा बेहतर यह है कि बच्चे की मेंटल मैच्योरिटी देख के ये फैसला करें कि वो कौन सी गेम खेलेगा और जौन सी गेम वो खेलेगा वालिदैन खुद अच्छा, अगर किसी बड़े का खुद भी दिल कर रहा है वीडियो गेम खेलने का, इसका मतलब है कि वो खुद भी अभी ज़हनी तौर पे बच्चा ही है? उसका क्या करें? नहीं करता। जुनैद अभी तक बड़े नहीं हुए। नहीं, ऐसा नहीं है जुनैद, बात समझिएगा। गेम्स का फर्क है। आपको कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले, चाइना के और इसकी इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जंग हुई तो उनके रोबोटिक सोल्जर्स लड़े थे और जो रोबोटिक सोल्जर्स थे वो उन्हें ऑपरेट करने वाले वो बच्चे थे जो पहले गेम्स खेलते थे। इसका एआई में, इसका आज की जंगी दुनिया में भी बहुत बड़ा इस्तेमाल है। इसके जरिए आप अपने वीडियो ग्राफिक्स बना सकते हैं, गेम्स के जरिए अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं, वॉइस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। असल में इंपॉर्टेंट यह है कि आप किस गेम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपना वक्त प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर वालिदैन बच्चे के साथ खुद वो गेम्स खेलेंगे ना, थोड़ा टाइम देंगे, तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये गेम कितनी सेंसिटिव है और बच्चे को खेलनी चाहिए या नहीं। अच्छा, एक तो आपने ये कहा कि पेरेंट्स की खुद एक्सेस होनी चाहिए, आसान हो जाएगा। एक तो डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि बच्चों तक अपने पेरेंट्स की खुद भी एक्सेस होनी चाहिए, बच्चे क्या खेल रहे हैं उनको देख रहे हैं, वालिदैन अगर उनकी सुपरविजन में खेल रहे हैं बच्चे तो आप जान पाएंगे कि क्या खेल रहे हैं बच्चे। दूसरा, अगर बच्चा आप उनको हेल्थी एक्टिविटी की तरफ भी लेकर जाते हैं, जो एक बच्चा इस लत में पड़ चुका है, वो आप गेमिंग की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहता, लेकिन आप उसकी हेल्थी एक्टिविटी जो आपने कहा कि आगाज़ उनका हो जाता है, वो स्विमिंग स्टार्ट कर लेते हैं, वो हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर देते हैं, उनको इस तरह की एक्टिविटी में आप ले आते हैं, फुटबॉल क्लासेस उनकी शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चा भागता है उन चीज़ों से। वो उस क्लास को तो टाइम देता है लेकिन फिर उसे जल्दी पड़ी भी होती है कि वो किसी ना किसी तरह से यहाँ से टाइम बचाकर वो दोबारा गेम पर बैठ सके। तो क्या कोई थेरेपिस्ट के साथ भी रुजू करना चाहिए, काउंसलर्स के साथ भी, जो माइंड काउंसलिंग कर सके उनकी? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की। अगर बच्चा इन सब के बावजूद मुकम्मल तौर पे खुद को डिटैच ना कर पा रहा हो तो फिर उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, जो ना सिर्फ ये कि बच्चे के मिजाज को बदलने की बात करे, उसकी फीलिंग्स को चेंज करे, उसकी पसंद नापसंद को चेंज करे। हिप्नोटिस्ट ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किसी क्वालिफाइड हिप्नोटिस्ट से मिलें, हिप्नोथेरापिस्ट से मिलें। वो पेरेंट्स को भी बताएगा कि आपने घर में किस तरह के फिक्रे बोलने हैं, वो घर में बताएगा कि आपने माहौल कैसा क्रिएट करना है, फिर वो बच्चे को उसके मुतबादल देगा, बच्चे की फीलिंग्स को स्विच करेगा, पसंद और नापसंद के मामलात को देखेगा। और ये मामलात आसान भी नहीं है मगर इतने मुश्किल भी नहीं है कि आप हिम्मत हार दें। जरा सी कोशिश करें, आपका बच्चा आपके पास वापस आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कुछ दिन पहले ये ट्राई किया था अपने बच्चे पे और मैंने उसकी काउंसलिंग करना शुरू की, करियर काउंसलिंग शुरू की कि आपको पढ़ना है, आपको ये करना है, ये बनना है, इन लीडरान को देखें, फ़लाँ को पढ़ें, फ़लाँ को पढ़ें। उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने बच्चे के ऊपर कोई 2-4 दिन सर्व किए और चौथे 5वें दिन हमें एक लंबी चौड़ी मेल आई जो कि हमारे ईमेल आईडीज़ के ऊपर आई कि पेरेंट्स को मुखातिब करते हुए एक लंबी चौड़ी ईमेल थी जिसका पस मंज़र ये था कि आप, मैं जानता हूँ कि आप बहुत कॉन्शियस हैं मेरे लिए, मेरे करियर के लिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त मुझे दें, मैं अपनी गेम को और अपनी स्टडी को दोनों को बैलेंस कर सकता हूँ, मुझ पर ट्रस्ट रखें और मुझ पर तवज्जो देनी थोड़ी कम करें। मैं उस मेल को पढ़ के मैं बहुत शॉक्ड रह गई कि इस बच्चे ने हमसे बात करने की परेशान नहीं है। उम्दा है, देखें बच्चे ने देखें एक प्रॉपर वे ढूंढा, इसका मतलब है कि वो एक स्मार्ट चाइल्ड है। वो इस बात को समझता है कि मुझे वालिदैन का ट्रस्ट विन करना है, मुझे वालिदैन को बताना है कि मुझे सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है और मुझे वालिदैन को ये यकीन दिलाना है कि मैं सीधे रास्ते के ऊपर चलूंगा, मैं इन गेम्स को
सिर्फ वक्ती तफरी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने जहन को तबाह करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसका मतलब है उस बच्चे में तो बहुत ज़्यादा स्पार्क है, उस बच्चे को थोड़ा और वक्त दें, वो कई और बच्चों को भी सीधी राह पर लाने का मूजिब बन जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर जाते जाते ये बता दीजिएगा कि अब जो बच्चे हमारी नई जनरेशन है, जनरेशन अल्फ़ा जिसको हम कहते हैं, जन अल्फ़ा, उसको हम समझते हैं कि वो ज़्यादा शार्प हैं, उन बच्चों को, उनको बच्चों के अंदर सलाहियत ज़्यादा है, वो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखते हैं, या फिर उनके ऊपर ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी? क्योंकि पहले की जनरेशन थोड़ी डम थी, वो इतनी सोच समझ, इतने शार्प नहीं थे, लेकिन आज के बच्चे को किस तरह से डील करना होगा? अच्छा, आज के बच्चे शार्प नहीं हैं, जिस तरह के आप शार्प थे वैसे ही आज के बच्चे शार्प है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे वालिदैन थे वो स्मार्ट थे, हम उतने स्मार्ट नहीं रहे। हमारे वालिदैन के पास बच्चों को देने के लिए वक्त था, बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखने का वक्त था। आपको याद होगा कि जो माएँ थी ना, वो स्कूल गोइंग बच्चियों की डायरियाँ वक्तन फ़वक्तन चेक करती थी कि इसके अंदर शेर किस तरह का लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई फूल तो नहीं पड़ा हुआ, इसके अंदर कोई दिल तो नहीं बना। मतलब माएँ बच्चियों की खास तौर पे कड़ी निगरानी करती थी। आज की टीमों के पास इस तरह का वक्त है कि बच्चियों के मोबाइल को देख सकें, बच्चों के मोबाइल को देख सकें। तो बच्चे ये वाले भी उतने ही स्मार्ट है जितने आप स्मार्ट थे, लेकिन हम उतने स्मार्ट नहीं रहे। हम अपने आप को, हमने कैरियर में, पैसे में, मादी चीज़ों में इतना ज़्यादा एंगेज कर दिया कि हम बच्चों से दूर हो गए। तो बच्चे वैसे ही हैं, माँ बाप को खुद को स्मार्ट करना पड़ेगा, बच्चों के साथ दोस्ती का ताल्लुक बनाना पड़ेगा। जितना वक्त कैरियर को देते हैं उससे आधा वक्त ही कम से कम बच्चों को दें, ये आपका मुस्तकबिल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आज सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। और इससे पहले कि बच्चे आपकी गेम की दुनिया को हकीकी दुनिया समझने लगें, उनको वक्त दीजिए और उन्हें आपकी रहनुमाई की, आपके वक्त की ज़रूरत है, ताकि किसी और बुरी लत में ना पड़ जाए। बिल्कुल जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।